नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। जिनको आप मेरे सामने बैठा हुआ देख रहे हो, उस समय मैंने इनको ऑफलाइन भी बोला कि सर मैंने कोशिश बहुत करी कि आपके इंट्रोडक्शन को याद करूँ, मेमोराइज़ करके सही तरीके से बिना कुछ मिस किए शेयर कर सकूँ, एंड आई फेल्ड। और उसका रीज़न है न्यूक्लियर साइंस। तो इस वीडियो में आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं न्यूक्लियर साइंस के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में, और इंडिया इस समय कितना सक्सेसफुल है, या अगर फेल हो रहा है, या सही तरीके से उस पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर रहा है जिसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नितेंद्र सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच समय देने के लिए और अपने ब्यूटीफुल हाउस में हमें बुलाने के लिए, इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला, डिफ़िकल्ट था मेरे लिए याद करना, तो अगर संक्षिप्त में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर लोगों को बता सकें, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी लोग तो थंबनेल देख के थोड़ा चौंक गए होंगे कि यार आज न्यूक्लियर साइंस के बारे में बात होने वाली है। मेरे लिए भी मुश्किल होता है टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि यू डोंट लाइक सेइंग अ लॉट। ब्रीफली मैं इतना बताऊंगा कि मैंने बीएससी ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स में। फिज़िक्स ऑनर्स था, फिज़िक्स था। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे वो एक ऐसा टाइम था जब नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पे बाहर बहुत बातें चल रही थी, तो आई वॉज इंटरेस्टेड, तो मैं न्यूक्लियर में आया। मैंने 2 मास्टर्स किए न्यूक्लियर में, एक न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पेरिस से। ओके। क्योंकि फ्रांस वर्ल्ड लीडर माना जाता है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, तो वैसा। फिर मैंने पीएचडी किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, जो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट उनका यूनिवर्सिटी है, वहाँ से, इन न्यूक्लियर सेफ्टी इंजीनियरिंग। ओके। स्पेशली जो फुकुशिमा टाइप या चेरनोबिल टाइप जो एक्सीडेंट होते हैं, उनके होने के बाद आप कैसे उनको संभाल सकते हैं ताकि बाहर कोई रेडिएशन ना आए या कुछ नुकसान ना हो एनवायरनमेंट को, वो मेरी स्पेशलिटी है। ओके। तो उसके लिए वहाँ से पीएचडी किया। फिर करंटली मैं ईटर ऑर्गेनाइजेशन करके है फ्रांस में, वहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो दुनिया का पहला सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर है। ओके। तो न्यूक्लियर बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक फिजन जिसमें टूटता है एटम जिससे एनर्जी मिलती है, एक फ्यूजन जिसमें 2 एटम जोड़ते हैं जिससे एनर्जी मिलती है। तो दुनिया में अभी जितने भी रिएक्टर चल रहे हैं, इंडिया में भी 24 रिएक्टर चल रहे हैं, वो फिजन बेस्ड हैं, और बाकी फ्यूजन अभी चल रहा है जो आगे आने वाला है। ओके। तो मोरलेस ये है, बाकी यू कैन गूगल मी, you'll find मोरलेस। पॉडकास्ट ओवर। क्योंकि इनकी एजुकेशन के बारे में पता चल गया और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पता चल गया। बट जोक्स अपार्ट सर, बहुत कुछ बात करने के लिए, देयर इज सो मच दैट वी इंटेंड टू कवर, बट शुरुआत बेसिक से ही करते हैं। श्योर। कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, तो एक विजन ऑटोमेटिकली विद इंडिपेंडेंस पीपल गॉट दिस विजन कि अब देश आज़ाद हो गया है, थिंग्स विल चेंज नाउ इन एवरी एस्पेक्ट। लाइफ चेंज होगा, पैसा आएगा, गांव में बिजली पहुंच जाएगी, हर तरीके का सोल्यूशन इमीडिएटली हो जाएगा। 75 years on, we are still a developing nation, considered to be a poor nation, which is a very ironic statement, but reality. But concentrating on nuclear energy or nuclear reactors and how India has tried to benefit from it, इस particular concept से, where do you see we were maybe in 1950s to what we are now today? वहाँ से शुरू करते हैं, then we will go into the details of other things. Sure. स्टोरी के हिसाब से समझाता हूँ कि पैरेलल्स में क्या चल रहा था। जब इंडिया आज़ाद हुआ, उस टाइम पे एक और बड़ा इवेंट था जो ग्लोबल स्टेज पे था, जो था वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ आपका। जी। तो बाकी जगह भी ना बहुत ज़्यादा हैप्पी सिचुएशन में नहीं थे। हर कोई अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। सिर्फ डिफरेंस ये था कि हम लूटे जा चुके थे और बाकी देश लूट चुके थे। तो उस हिसाब से समझें कि उनके पास पैसा वो सब था। हम उस सिचुएशन में थे कि हमारे पास खाने के भी वांदे हैं। सो उस टाइम पे आपको ये सोचना कि मेरे को देश को आगे कैसे लेके जाना है। ऑफ कोर्स वो बड़े लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हर किसी का एक अपना रोल था जो लोग रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक जो मैं कहूँगा एक विजनरी है, बट मेरे हिसाब से एक बहुत क्यूरियस आदमी है। वो इज़ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा हम कहते हैं, एंड ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन मेरे हिसाब से वो एक ऐसा रिसर्चर था जो इस दोनों सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहा था, जो हम मिस करते हैं। वो बाहर थे,
यूके में पढ़ रहे थे, वहाँ पे कैम्ब्रिज में, वो इंडिया आए, इंडिया में कुछ करना चाहते थे, स्ट्रगल था, यहाँ पे पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, बाहर वाले लोग ऑपरेस कर रहे हैं, आपको दबा रहे हैं, स्टिल कुछ करना है। बट एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी, उनके और पंडित नेहरू के जो रिलेशन थे, डॉक्टर भाभा यूज्ड टू कॉल पंडित नेहरू भाई। ओके। लेकिन अब अगर आप इस प्रपोजल के साथ सरकार के पास जाओ कि भाई मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ या मेरा रिएक्टर बनाना चाहता हूँ और मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने रिसोर्स चाहिए, तो कोई भी आदमी जो इस वक्त देश को संभाल रहा है, जो ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जिसको रोटी, वो जो हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है उसकी ज़रूरत है, तो ही विल स्ट्रगल कि मैं बाकी लोगों को क्या समझाऊँ, वो भी सिर्फ एक आदमी की बात पे। सो दिस वॉज दैट टाइम, एंड उस टाइम पे भी ही फिगर्ड आउट कि देखो इस वक्त हम दुनिया जहाँ पे न्यूक्लियर में है और हम जहाँ पे न्यूक्लियर में हैं वो मोरलेस सेम है। क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियर को मिलिट्री प्रोग्राम के लिए तो यूज़ करना आ गया था, लेकिन तब तक भी सिविल प्रोग्राम या जो ह्यूमैनिटी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो कर सकता था, वो कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर से पहला बल्ब जला वो 1956 में जला, एंड तभी इंडिया क्या, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में बना, डॉक्टर भाभा ने बनाया। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। That I did not know. हाँ, तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं कि हम दुनिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस आदमी का विजन था कि गरीब है लेकिन हमारे पास विजन है, हमारे पास नॉलेज है, और अगर हम अभी से इन्वेस्ट करेंगे तो हम साथ साथ में बढ़ पाएंगे। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाभा ने उस टाइम पे रिसर्च की, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, म्यूऑन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है, उस वैसी सी प्रॉपर्टी होती है, कॉस्मो मतलब हमारे आसपास रहता ही है, पूरे यूनिवर्स में है। उन्होंने जो रिसर्च की, जो उस टाइप की फोटोग्राफिक प्लेट थी, बैलून में चढ़ा के आसमान में भेजा डेटा लेने के लिए, उनका डेटा सही भी था, लेकिन जब इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया तो नहीं वैलिडेट हुआ। और सेम काम एक जर्मन साइंटिस्ट ने उनके बाद किया, वैलिडेटेड। क्यों? क्योंकि उसके पास मिलिट्री फंडिंग थी, एडवांस्ड फोटोग्राफिक प्लेट्स थे, तो वो उसका जो डेटा था वो बेटर था, तो उसको अवार्ड भी मिला, उसको सब कुछ हुआ, रिकॉग्निशन भी मिला। तो आप समझ रहे हैं, हम वो एरा था कि आप कर रहे हैं चीज़ें सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उतने रिसोर्स नहीं, उतना पैसा नहीं है, फिर भी आपके पास विजन है, आपके पास डिटर्मिनेशन है। उन्होंने खुद से 100 साल आगे तक का विजन सोच के एक्टिविटीज़ की, एंड उसके बाद आपने देखा, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि न्यूक्लियर सिर्फ एक बिजली बनाने का जरिया नहीं होगा, उससे आपका फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? एक टाइम था जब महाराष्ट्र में, जस्ट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स कि जो आपको समझ में आए कि कहाँ पे न्यूक्लियर ने क्या रोल प्ले किया है, क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए जी। महाराष्ट्र में उस टाइम जो मूंगफली है, पीनट है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, लेकिन कुछ बीमारी फैली, उससे प्रोडक्शन बहुत लो हो गया। इतना लो हो गया कि उस टाइम के किसान और वो बहुत उससे इफ़ेक्ट हुए। तब न्यूक्लियर रेडिएशंस को यूज़ करके उसके जो सीड्स होते थे उनको रेडिएट किया, तो उससे क्या है कि वो जो बैक्टीरिया, वायरस, वो सब थे, वो मर गए। उसकी वजह से प्रोडक्शन रेट इतना हाई हुआ कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा पीनट महाराष्ट्र में होता है, एंड वो सारे लोग वही बीज यूज़ करते हैं। और अब मैं ये बात बोलूँगा तो ज़्यादातर लोग कहेंगे, अच्छा इसका मतलब तुम रेडिएशन से ख़राब करके बीज कर रहे हो, हमारी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, तुम जेनेटिकली मॉडिफाई करो। दिस इज़ नॉट जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ये रेडिएशन से ऐसे नहीं होता। टेक्निकली आई एम टेलिंग यू, ऐसे होता नहीं है। उसका एक अलग प्रोसेस होता है जो लैब में बहुत साल डिज़ाइन करने के बाद क्रिएट किया जाता है। ये नहीं कि आपने रेडिएशन डाली और वो हो गया। दिस इज़ नॉट दैट वे। उसकी तो आप समझ रहे हैं, वो एक रोल प्ले किया।
इंडस्ट्री में बहुत रोल प्ले की। उस टाइम पे इंडिया की डिमांड थी कि भाई ऑयल और क्रूड ऑयल वो सब खुद का हो तो फ़ायदा है। आपके पास पैसे नहीं है, तेल बाहर से खरीदो, तो आप कहाँ से बिजली दोगे, कहाँ से इंडस्ट्री चलाओगे, क्या करोगे? तो उसके लिए ट्रेसर्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उससे ट्रेस करके आप पता कर पाए कि हाँ यहाँ पे तेल है, यहाँ पे तेल के कुएं लगाओ। उससे इंडस्ट्री डेवलप हुई, खुद का एक तेल का खजाना मिल पाया एंड ऑल। तो डिफरेंट टाइम पे ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर ने रोल प्ले किया। ये मैं बता रहा हूँ सोसाइटी में जो चल रहा था पैरेलल में, जो कि मेन काम आपका था इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। आप रिएक्टर डिज़ाइन कर रहे हो ताकि आप उससे न्यूक्लियर से बिजली बना सको, क्योंकि आपको हर चीज़ से इंडिपेंडेंस चाहिए। सिर्फ अंग्रेज चले गए उससे नहीं, आपको खुद की एनर्जी चाहिए, आपको खुद का खाना चाहिए, आपको खुद की इंडस्ट्री चाहिए। तब आप ग्रो करेंगे, तब आप बेटर एजुकेशन दे पाएंगे, बेटर हेल्थ केयर दे पाएंगे एंड ऑल। जो आप एक्सरे यूज़ करते हैं वो सब उससे ही आता है। एक्सरे इज़ बेसिकली कि कोई इलेक्ट्रॉन डीके करता है, उससे एनर्जी निकलती है, वो आपके बॉडी को क्रॉस करती है, आप एक्सरे देखते हो, तब आपका इलाज कर पाओगे ना, चाहे वो चेस्ट का है, टीबी का है, चाहे वो घुटने का है, एक्सीडेंट का है। और ये टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आओगे तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में डेवलप की बिकॉज ऑफ दिस वन मैन। उसने पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया। उसी टाइम पे ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि इंडिया में प्रॉब्लम है, हम एकदम से एक्सेलरेट नहीं कर सकते अगर आप चाहते भी हैं। हमारे पास फ्यूल नहीं है, यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम से जैसे जैसे जितना भी है उससे, बट ही रियलाइज़ कि हमारे पास थोरियम है, हम थोरियम से कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली थोरियम में प्रॉब्लम है। यूरेनियम टूटता है, एनर्जी मिलती है, थोरियम टूटता नहीं है। ओके। लोग ये नहीं समझते। मैं जब भी कभी बोलता हूँ तो पीपल क्वेश्चन, अरे थोरियम में दुनिया बात करे, तुम थोरियम की बात नहीं कर रहे। लेकिन थोरियम का प्रॉब्लम ये है, वो सीधा टूट के बिजली नहीं दे सकता। ओके। थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टर में हो सकता है, जो कि रिएक्टर यूरेनियम पे चल रहा है। तो आपको वो प्रोसेस करने के लिए पहले ये प्रोसेस को आपको ये करना ही पड़ेगा। तो लाइक ये नहीं हो रहा, तो समहाउ इसलिए भाभा ने 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया कि भी पहले स्टेज में हम जो भी हमारे पास यूरेनियम है, हम उससे यूरेनियम से एनर्जी बनाएंगे, और उसी में साथ साथ प्लूटोनियम भी बनता है। ओके। वो भी टूट के एनर्जी दे सकता है। फिर उस प्लूटोनियम को यूज़ करके हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएंगे और थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। जो भी आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने फ्यूल लोडिंग किया PFBR का कलपाकम में जी। तो वो स्टेज 2 हो गया। फिर तीसरे स्टेज में आपके पास जो यूरेनियम आया है 233 इससे सेकेंड स्टेज से, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा थोरियम है तो आप ये वाला यूरेनियम बनाते जाइए, उसको यूज़ करते जाइए। तो लाइक ये सिंपल प्रोसेस था, लेकिन इसके लिए विजन चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए कि आपके पास वो साइंटिस्ट हो जो इस प्रोसेस को कर पाएँ, और करके आप उसको टेस्ट भी करोगे, उसको वैलिडेट भी करोगे, और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी उसको डेवलप करने में टाइम लगता है। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम चल रही है। आप गरीब हो, आपको रोटी कपड़ा मकान भी देखना है, आप ये चीज़ें भी कर रहे हो, साथ में आपके पड़ोसी बहुत फ्रेंडली हैं जो टाइम टू टाइम हर 5 साल 10 साल बाद कर रहे हैं, तो आपको वो भी देखना है। एंड तभी भाभा हैड अ विजन कि हम न्यूक्लियर को उस डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कंट्री को सिक्योरिटी भी मिले, मिलिट्री यूसेज ऑफ इट, मिलिट्री यूज़। तो ही पुश्ड उस डायरेक्शन में। एंड बाकी तो आप वो कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखोगे, यू विल फिगर आउट कि हाँ ये सब हुआ कहानी। बट मेन रीज़न वही है कि आपको फिर रिसोर्स डाइवर्स भी करने पड़ेंगे, उधर भी कुछ चाहिए, इधर भी कुछ चाहिए, इधर भी कुछ चाहिए, आपको प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। और जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो फिर इंटरनेशनल लोग आपको पुश करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप किसी के बराबर में आके बैठे। हर आदमी ये चाहता है कि आप नीचे दबे ही रहे। हर आदमी यही चाहता है कि भाई इंडिया डेवलपिंग ही रहे, क्योंकि अगर वो बराबर में आ गया तो फिर और लोगों की वैल्यू कम होगी। सो जियोपॉलिटिकली ये भी सब चल रहा है। एंड उस टाइम पे फिर यू नो व्हाट हैपेंड टू डॉक्टर भाभा, क्योंकि उनका विजन बहुत आगे था। उन्हें दिख रहा है कि अगर ये आदमी फॉलो करेगा तो आज हम बराबरी पे होते। सो इन जनरल समरी में दिस इज़ व्हाट हैपेंड।
न्यूक्लियर वॉज नॉट ईजी टू डू इट एट अ टाइम, तब हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन आज की डेट में उससे बहुत डिफरेंट है इफ़ यू सी, क्योंकि हमने हर चीज़ खुद से डेवलप की, खुद से कंप्यूटर्स कोड लिखे, खुद से सुपर कंप्यूटर बनाए जो इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए चाहिए होता है, और सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गोइंग अगेंस्ट द विंड। जब आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चाह रही कि आप जाओ, तभी भी किया, और उसके बाद उनको कन्विंस भी किया कि भाई हम सिर्फ अपने प्रोटेक्शन, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ये कर रहे हैं, किसी को अटैक करना या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा डिसीजन भी है, बहुत बड़ा विजन भी है, और वो बहुत बड़ा एक्शन भी है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो उस विजन को लेके चल रहा है और मेंटेन कर रहा है। हमने कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वहीं पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं या उस टाइम के रिसर्चर्स हैं, दे पुट एवरीथिंग टू डेवलप दिस प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी, एंड यू वोंट बिलीव, जो ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द एडवांस्ड न्यूक्लियर कंट्री। हमने वो चीज़ें अचीव की हैं जो अभी बहुत सारे वर्ल्ड में लोगों ने नहीं किए हैं। एंड टू नेम अ फ्यू, वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया लिक्विड वेस्ट जो होता है, जो लाइक कहीं से पानी किसी रेडियो एक्टिव वेस्ट में गया या पावर प्लांट में जा रहा है या कुछ, लिक्विड वेस्ट से भी हम रेडियो एक्टिव मटेरियल निकाल के उसको इस्तेमाल करते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, डिफरेंट पर्पस, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में। यहाँ आप समझ रहे हैं लिक्विड वेस्ट, आप उस तरीके से समझिए कि अगर नाली में पानी बह रहा है, हम उसमें से भी जो काम की चीज़ें वो निकाल के यूज़ करें। जुगाड़ ऑफ इंडिया। तो हम इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि भाई हम कोई भी चीज़, क्योंकि हमारे पास कम है, तो हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहते, और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में ही है। Only India is using it. इंडिया वॉज फर्स्ट टू डू दिस। Okay. सो आप ये समझिए, नॉट ओनली दैट, इंडिया के जो रिएक्टर्स हैं अभी तक के सबसे सेफ और सबसे लंबे ऑपरेशन के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। कोई रिएक्टर है कितने टाइम तक चलता है एक बार फ्यूल डाला। जनरल एज फ्रेम क्या होती है इन रिएक्टर? एज फ्रेम सी, जब पुराने रिएक्टर्स जो बने थे वो 60 साल के लिए डिज़ाइन थे। ओके। लेकिन उन सबको अभी भी 60 साल बाद भी अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो हर किसी को 20-20 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। दिस इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, कि आपका एक रिएक्टर आपने जो लगाया 80 साल तक आप टेंशन फ्री हो। और ये बात मैं तब कर रहा हूँ जो रिएक्टर 60 के दशक में डिज़ाइन हुए हैं। एंड द टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड टुडे। आपके टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, आपकी जो एस्टिमेशन टूल्स हैं, आप एआई है या जो मॉडलिंग है या जो सुपर कंप्यूटिंग पावर है, सब कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में है टुडे। तो जब उन्होंने हाथ से कैलकुलेशन करके 80 साल के लिए बना दिए, तो लाइक यू इमेजिन आज हम उसके हिसाब से करें तो वी कैन डू इवन मोर। चूँकि आपने सर हाथ से कैलकुलेशन का नाम लिया, दैट इज़ द क्वेश्चन आई विल आस्क, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर होमी भाभा के बारे में आप और जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, ज़रूर देखना। आई मेड अ वीडियो आई थिंक अबाउट 2 years बैक, जहाँ पे मैंने उनके लाइफ के बारे में एंड द सर्कमस्टांसेस जिनमें उनकी डेथ हुई थी उसके बारे में बात करी है, एंड कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो, ज़रूर देखना उसको। बट हाथ से कैलकुलेशन की बात पे सर हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, तब भी आपने ये मेंशन किया, जो मैं चाहता हूँ लोगों के साथ डिस्कशन हो, बिकॉज हमारा उद्देश्य ऐसे वीडियो बनाने का ये है कि पीपल शुड नो द हिस्ट्री ऑल्सो, एंड पीपल शुड नो व्हाट वी आर केपेबल ऑल्सो, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इफ इट ऑल वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। अब होमी भाभा जी के पास सारा हाथ से कैलकुलेशन, पेपर पेन, दैट्स इट, कोई कैलकुलेटर नहीं, सुपर कंप्यूटर नहीं, कुछ भी नहीं, वो हाथ से सब कुछ चल रहा था। देन केम द टाइम फ्रेम ऑफ इंदिरा गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी, जहाँ पे हमने एटॉमिक टेस्ट्स किए, बॉम्ब ब्लास्ट्स किए, एंड हमने अपना न्यूक्लियर स्टेटहुड अचीव किया बेसिकली, विच वॉज परसीव्ड बाय द वेस्टर्नर्स की अच्छा अब तो सिर्फ बमबारी की बात होगी और कुछ नहीं होगा। नो वन थॉट अबाउट कि अच्छा इज़ इंडिया डूइंग इट फॉर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर का नीड और मिलिट्री का नीड, कीपिंग दोज ओपिनियन और बायसनेस असाइड फ्रॉम द वेस्टर्नर्स। हैंड कैलकुलेशन से यहाँ तक आने के बाद भी, एंड विथ यू सेइंग कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड नेशंस इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, वी स्टिल सीम टू बी लैगिंग बिहाइंड टू द कंट्रीज लाइक चाइना फॉर एग्जांपल। जैसे आपने
एस्टैब्लिशिंग द रिएक्टर्स के टाइम फ्रेम बताए, वो क्यों हो रहा है सर? फिर व्हाट आर वी लैकिंग विच टेल्स अस कि तुम कर सकते हो पर तुम कर नहीं रहे हो? फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा भी एक क्वेश्चन है, बट आई गिव यू कंटेक्स्ट, ठीक है? एक तो चीज़ समझते हैं कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, ओके? लेट्स से कि जब हमने 74 में पीसफुल टेस्ट किया जी, और वो टेस्ट हमने ऐसे नहीं किया कि आज मन करे चलो ये कर लेते हैं, नहीं, years of preparation. नॉट ओनली दैट, एक थोड़ा और हिस्ट्री में जाएंगे, जब 50s में जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ, इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो हेल्थ की, ग्लोबली हेल्थ के लिए UNSC रिस्पांसिबल है, for security. यूएनएससी फॉर सिक्योरिटी, ट्रेड यूनियन फॉर WTO फॉर ट्रेड, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, Okay. जो ग्लोबली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Okay. इंडिया उसका भी फाउंडिंग मेंबर है। Okay. तो जब पीसफुल टेस्ट हुआ था 74 में, उससे पहले IAEA ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था कि आप न्यूक्लियर को किस किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो पीसफुल। तो वहाँ उन्होंने एक पेपर में लिखा था या रिकमेंड किया था कि आप इसको कैनाल्स बनाने के लिए या नदियों को जोड़ने के लिए, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इंडिया लाइक द आइडिया, एंड अगेन एज ए सेड, आप उस दौर से गुजर रहे हो जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, राजस्थान में तो पानी नहीं है, फसल कहाँ से उगाओगे? तो इन दैट वाज द टाइम जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट ड्राइव कर रहे थे कंट्री को टुवर्ड्स इंडिपेंडेंसी और ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस आ गई तो आप सब कुछ अचीव कर पाओगे। करेक्ट। तो उसके रिकमेंडेशन को देखते हुए इन्होंने सोचा कि अगर हम इस तरीके का करें तो हम उससे कैनाल बना सकते हैं, ओके? एंड दैट वाज द डेफिनेशन कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया 74 में, वो पीसफुल था और उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि क्या हम उस तरीके का टेस्ट कर पाएंगे, कैपेबल हैं, और उस टेस्ट से फिर हम टनल बनाने के लिए, कैनाल बनाने के लिए कुछ यूज़ कर पाएंगे। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, एंड वही कहा भी गया कि भाई हमने पीसफुल पर्पस के लिए किया है। अब वेस्ट उसको कैसे देगा वो तो आप सबका अपना पर्सपेक्टिव है। सी, आप ये वीडियो बना रहे हो, 4 लोग सही तरीके से देखेंगे, 4 लोग गलत तरीके से देखेंगे, बट वो उनका पर्सपेक्टिव है, बट रियल पर्पस ये था। अब उस टाइम पे हमें दिक्कत क्या क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है अभी कि हम आगे की बात करें। दिक्कत ये आई कि आपके पास सुपर कंप्यूटर नहीं थे, तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और ये चीज़ें बहुत हाई लेवल कैलकुलेशन मांगते हैं। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट की वेस्ट से उस टेस्ट से पहले कि भाई हमें इस टाइप के कैलकुलेशंस के लिए वो चाहिए। वेस्ट ने सबने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। इनफैक्ट इंडिया ने उससे पहले रिक्वेस्ट की थी कि हमें वेदर प्रेडिक्शंस के लिए चाहिए, क्योंकि अगर वेदर प्रेडिक्शन पता चलेंगे तो आप अपने किसानों को उस हिसाब से गाइड कर पाओगे, प्रोडक्शन मैनेज कर पाओगे। लेकिन क्योंकि वेदर की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो भी सेम कॉम्प्लिकेशंस की होती हैं और न्यूक्लियर की भी सेम कॉम्प्लिकेशन की होती है, मोर और लेस, नॉट एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप वो कर पाए तो आप ये भी कर पाओगे। तो उन विकसित देशों ने सोचा कि यार इनको अगर वेदर की दे दी तो ये तो कर ही लेंगे, फिर इनको कौन रोकेगा, तो हमें वो भी नहीं देंगे। तो अब आप ये सोचो, उसके लिए पहले सुपर कंप्यूटर बनाए गए, फिर उसको यूज़ किया गया कि भाई चलो हम ये करते हैं, और ये सारे स्टेप सही हुए तो हम कर पाए। तो चैलेंज था बट हमने ओवरकम किया एंड हमने अचीव किया। फिर वेस्ट ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिया कि भाई नहीं, अब आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं खरीद सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, हम आपको कोई सपोर्ट भी नहीं देंगे। उस टाइम कनाडा बहुत अच्छा पार्टनर होता था इंडिया का, उसने भी सब हटा लिया, उसने फ्यूल सप्लाई भी रोक दी जो रिएक्टर उन लोगों ने इंडिया में बनाए थे, तो सब कुछ। तो उस फिर से हम सेम प्रॉब्लम में आ गए कि अभी तो हमें बस बहुत कुछ करना है, अब हम फिर अटक गए और अब बाहर से कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो फिर इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ कुछ चीज़ें खुद से टेस्ट की, खुद से एस्टेब्लिश की, खुद से आया। इट टुक अ टाइम, लेकिन अगेन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो इंडिया ने खुद को एस्टेब्लिश किया कि भाई हम 98 में जो टेस्ट किया कि भाई हम कैपेबल हैं करने के। तो वो ये बात
उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसा हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। ओके। इफ़ यू रिमेंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेटमेंट, ही सेड कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया न तो एनपीटी साइन करेगा और ना ही किसी पे पहले वॉर करेगा। नो फर्स्ट यूसेज। यस, एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो ये कहता है कि हम फर्स्ट यूज कभी नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई वर्ल्ड में नहीं कहता। तो ये हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। लेकिन अगर आप चैलेंजेस समझ रहे हैं, फ्यूल नहीं था हमारे पास, फ्यूल की क्वालिटी नहीं है यूरेनियम की, तो हम कैसे करेंगे? टूल्स नहीं थे तो हमने खुद से डेवलप किए। इंटरनेशनल सैंक्शंस थे तो सारी चीज़ें इंडिजीनियसली जो सो कॉल्ड मेक इन इंडिया वो हमने खुद किया शुरू से, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बाद अगर हम कंपेयर करें, लेट्स से 70 साल का कंपैरिजन लेते हैं, इंडिया मोरलेस आज की डेट में तो 3% भी नहीं है, बट उस टाइम पे 6-7% था। बाकी कंट्री, बड़े कंट्री अगर आप देखो तो फ्रांस 75% न्यूक्लियर से एनर्जी ले रहा है, यूएस 20% 25% ले रहा है, इंडिया तब 6-7% पे है। दिस इज करंट डेटा, नॉट करंट, लाइक उस टाइम पे, लाइक आज से 10 साल पहले कर लेते हैं। उसके बाद अब हम उस सिनेरियो में, लाइक टुडे सिनेरियो देखें तो बाकी लोग डेवलपमेंट में सैचुरेटेड हैं। अब जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो मेरे हिसाब से शौक है और हमारी अभी ज़रूरत है। शौक में और ज़रूरत में अंतर है। हम लोग ये तो देख रहे हैं कि इंडिया 5th इकोनॉमी आ गया जीडीपी में, इंडिया इज़ द 5th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम पर कैपिटा देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। वी आर बिहाइंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका आल्सो। इंडीड। एंड वो क्यों है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप चाहे कोई भी बात करो, अगर कोई भी बेनिफिट एक इंसान, हर इंसान को नहीं मिल रहा, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। एंड अगर आप उस हिसाब से देखें तो अगर हम नॉर्मल लीग में भी आना चाहते हैं ना, तो हम शायद हमारी ज़रूरत वो नंबर 1 इकोनॉमी बनने के भी आगे है। ज़रूरत की बात कर रहा हूँ, शौक नहीं है। बिल्कुल। वो लोग अभी भी शौक में हैं, हम अभी ज़रूरत की बात कर रहे हैं। तो नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ नीडेड। ठीक है। तो अब अगर हम करंट सिनेरियो को, ये जो भी स्टोरी मैंने बताई उसमें कंपेयर करें, तो हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं? टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है। टूल्स, चाहे आप सुपर कंप्यूटिंग पावर देख लो या और भी कोई टूल देख लो, तो हम वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स वहाँ जाके बना रहे हैं, यहाँ पे भी बना रहे हैं। हमने चंद्रयान सबसे सस्ते में फर्स्ट अटेम्प्ट में भेज दिया, सॉरी मंगलयान। हमने चंद्रयान भी साउथ पोल पे खुद सबसे पहले भेजा, लाइक ऑल ऑफ इट। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास दिमाग नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा भी बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। चाहे सरकार के पास देखो, नहीं तो प्राइवेट इंडस्ट्री में। वी आर पुअर बट वी आर रिच। वी आर पुअर बट वी आर रिच। वी आर पुअर पर पर्सन बट एज अ कंट्री वी आर रिच इन अ कंट्री एज ए होल। और ये बात समझने की है। तो अगर आप मेरे से पैसा मांगोगे कि नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप पूरा सोसाइटी से मांगोगे कि भाई यहाँ, सोसाइटी को छोड़ो सर, एक अंबानी जी को बोलेंगे सर पैसा, दैट्स व्हाट। तो पैसे की कमी है, सच नहीं है। टूल्स हैं, पैसे की कमी नहीं है। स्किल्स हैं, हमारे पास 70 साल का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। तो टेक्निकल चैलेंजेस में अगर मैं देखूँ, फ्यूल एक चैलेंज है। ठीक है, कि भाई हमारे पास फ्यूल यूरेनियम उस हिसाब का नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए शो स्टॉपर नहीं है। सो एज यू सेड कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम फिर भी क्यों नहीं जा रहे? तो 2-3 प्रॉब्लम जो मुझे दिखती हैं वो हैं, एक तो पॉलिसी नहीं है। क्योंकि जब हम न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करते हैं तो ज़्यादातर न्यूक्लियर पॉलिसीज़ सेफगार्ड और सिक्योरिटी में काउंट होती हैं, और ज़्यादातर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में डील की जाती हैं कि भाई उसका बाहर के देशों के साथ जो हमारा रिलेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इंडिया में न्यूक्लियर कैसे होना चाहिए, न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं है। क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कह रहा है, जो कर रहा है, वो सब सही है। लेकिन मुझे थोड़ा सा वहाँ पे कंसर्न है, वो ये कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उसे इंडिया का मिलिट्री प्रोग्राम भी देखना है, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसे सिविल प्रोग्राम भी देखना है, जो कि
मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की ग्रोथ के लिए। लेकिन रिसोर्सेज आपके सेम हैं, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि भाई ये पहले ज़रूरी है, ये पहले ज़रूरी है। तो शायद उस चक्कर में ना थोड़ा स्लो है प्रोसेस। दिस इज़ वन। सेकेंड थिंग, अगर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके पास जो ओपिनियन पहुंचता है वो ज़्यादातर ड्रिवन बाय एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से ही है, क्योंकि वही मेन एक्सपर्ट हैं, सारे एक्सपर्टीज़ उनके पास है। या जो उनके रिटायर्ड लोग या उनसे ट्रेंड लोग हैं वो भी वही पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि हमने न्यूक्लियर को एकेडमिक्स में नहीं डाला। जैसे बड़े जितने देश हैं उनमें इंडिपेंडेंस न्यूक्लियर को लेके थिंकिंग है, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटी अपना एक अलग प्रोग्राम लेके चलती है, उनके प्रोफेसर्स अपने अलग रिसर्च लेके चल रहे हैं। वो लोग एक इंडिपेंडेंट थ्योरी दे पाते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो सही है, लेकिन हमारा डेटा या हमारा एनालिसिस या हमारा रिसर्च ये बोल रहा है। तो वो जो एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव है मुझे मिसिंग लगता है, वो एक रीज़न है। तीसरा जो एक रीज़न है जो टेक्निकल है बट उसका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अभी हम बोल रहे हैं कि हमारे पास यूरेनियम नहीं है तो हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। ओके, मान लिया आपके पास थोरियम है, लेकिन एज आई सेड जब तक ये साइकिल फर्स्ट से सेकंड में नहीं जाएंगे, सेकंड से थर्ड में नहीं जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और अगर आपके पास यूरेनियम नहीं है तो फिर आप ये कैसे करेंगे? लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। इसके कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। एक सोल्यूशन ये हो सकता है जो ऑलरेडी इंडिया कर रहा है कि भाई आप जिन देशों के पास यूरेनियम है उनसे आप डील करें। ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्वाड नेटवर्क है, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका जो यूरेनियम है वी वांट टू डील विद, आप खरीदो उनसे। वो तो नई प्रोग्राम चल रहा है और वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, बड़ा सप्लायर है, आप लीजिए। कजाकिस्तान है, बहुत बड़ा सप्लायर है, आपकी उनके साथ न्यूक्लियर डील है, आप कीजिए, लीजिए। तो लेकिन ये प्रोसेस को बहुत फास्ट करना पड़ेगा अगर आपको फास्ट जाना है। दूसरा एक और है जो टेक्निकल सोल्यूशन हो सकता है कि हम क्या 3 स्टेज प्रोग्राम को कंबाइन करके एक उसमें नहीं कर सकते? अंडर वन अम्ब्रेला। क्या हम उस टाइप के रिएक्टर्स नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं। एज आई सेड, IYNS जो है इंडियन यूथ न्यूक्लियर सोसाइटी, वो इस कंसेप्ट पे ही काम कर रहे हैं। हम लोग सूक्ष्म माइक्रो रिएक्टर बना रहे हैं जो 10 मेगावाट का है, जो एक छोटा रिएक्टर 1000 घर को बिजली दे सकता है। ओके। एंड वी आर डिजाइनिंग इसी कंसेप्ट में कि आप 3 का चक्कर ही मत रखो ना, एक ही में कंबाइन करके बनाओ, ताकि आप डायरेक्टली थोरियम और जितना भी यूरेनियम है उससे मिलके प्लस इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो। मेरे इट विल बी एवरीथिंग, इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, इट विल बी इंडिजीनियस, इट विल बी आपका खुद का है। आपको किसी से पूछना नहीं है, किसी का वेट नहीं करना है, और आपको 3 जगह वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इस साइकिल से उस साइकिल के लिए, उस साइकिल से उस साइकिल के लिए। तो लाइक क्या हम ये चीज़ नहीं कर सकते? तो somehow as I said, policy is one of the concern. Collaboration is kind of missing. Collaboration between industry, between academics, between Department of Atomic Energy, between youth. जो यूथ जो लाइक बहुत ज़्यादा टैक्स हेवी है आज के डेट में, आप उसको मिस कर रहे हो somehow. India want to become world leader in AI टेक्नोलॉजी, तो आप ये सबको कंबाइन करके AI को करके कुछ नहीं कर सकते क्या? आई एम गिविंग यू आइडियाज़। बहुत सारी चीज़ें हमने वो इंक्यूबेशन शुरू किया, हर यूनिवर्सिटी में अब इंक्यूबेशन सेंटर है। बट इफ़ यू डिस्कस विद दोज स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू अ चैलेंज, आप यूनिवर्सिटी में जाओ, आप स्टूडेंट्स को पूछो कि ये इंक्यूबेशन सेंटर है, आप इसका क्या करना है, दे हैव नो आइडिया। क्यों आइडिया नहीं है? क्योंकि हमारा एजुकेशन उस टाइप से हम कह रहे हैं बट इम्प्लीमेंटेड नहीं है। जो लोग फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में कभी भी ये नहीं आता कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर डिज़ाइन पढ़ रहे हैं और हमारे पास यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर है, तो क्या हम खुद का रिएक्टर डिज़ाइन वो इंक्यूबेशन के साथ कर सकते हैं या नहीं? इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स कार डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन पढ़ते हैं, क्या वो कंपटीशन के लिए बनाते हैं और फिर वो अगले साल सेम कबाड़े में जाके
सेम नया बैच सेम कार डिज़ाइन करता है, बट क्या वो लोग उसको ऑप्टिमाइज करके इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू मार्केट में नहीं ला सकते? तो ये जो टाइप का विजन है, ये जो टाइप का इकोसिस्टम है, वो मिसिंग है। तो ये सारे फैक्टर क्यूमुलेटिवली मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम जो 70 साल में यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से आगे स्पीड नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज मल्टीपल द रीजन ऑफ स्टैग्नेंसी। यस सर, आपने एआई का नाम लिया, एआई के ऊपर आएंगे हम, बिकॉज आई हैव अ वेरी ऐसे दिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल ऑल्सो, चूँकि आपने गाड़ियों का नाम लिया है, वी विल टच बेस ऑन दैट। बट थोड़ा सा पीछे जाके सर, आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी कि डीएई अगर है जो अपने तरीके से आइडिएशन देता है या एक रोड मैप देता है कंट्री को या गवर्नमेंट को कि दिस इज़ हाउ वी थिंक ऐसा होना चाहिए, एंड देन यू सेड कि उसके काउंटर ओपिनियन भी कोई होनी चाहिए, इफ नॉट काउंटर एटलीस्ट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली। क्या इंडिया में वैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कर रहे हैं? अगर है तो कौन है सर वो, और अगर नहीं तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ऑल्टरनेट वॉइस है ही नहीं? इन अ वे मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्टरनेट वॉइस जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए वो नहीं है। ओके। एंड आई विल गिव यू सम बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड बहुत अच्छी ओपिनियन रखते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, WRI है, आई थिंक वर्ल्ड रिसोर्स समथिंग, WRI इज अ फेमस नेम। They all have energy perspective. Okay. Terry है, Terry has a good energy perspective. CEEW है, they all have big energy perspective for the country and they are doing good job. लेकिन if you notice वहाँ पे भी अभी भी न्यूक्लियर डोमेन नहीं है, या जब भी वो एक पूरा पर्सपेक्टिव बनाते हैं, they have a very little contribution coming from nuclear. Okay. एंड मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट बोल्ड ओपिनियन, चैलेंजिंग नहीं है। हाँ, चैलेंजिंग नहीं है, इन लाइन है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। बिल्कुल। एंड आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय चैलेंज। अगर आप कहते हैं कि आपको लाइक ये 100% आपकी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, करंटली क्या हो रहा है कि अप टू 75%, डोंट फ्रीज द नंबर बट मोर और लेस ऑर्डर यही है, 75% के आसपास की आपकी जो एनर्जी आ रही है कंट्री में वो फॉसिल से ही आ रही है। ओके। फॉसिल मीन्स आपका कोयला, ऑयल, गैस, सब एटलीस्ट 75% तो है ही। अब आपको दो चीज़ें करनी है कि आपको 2047 तक विकसित भारत भी बनना है और 2070 तक नेट ज़ीरो भी करना है। नेट ज़ीरो मतलब जितना आप कार्बन जलाएंगे उतना कार्बन कंज्यूम भी करेंगे, तो आपका बराबर है। वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तब आपका देश इन्वायरमेंट के हिसाब से बचेगा और प्लैनेट एज ए होल बचेगा। और साथ साथ आपको ग्रो भी करना है क्योंकि विकसित भारत मतलब यू नीड ग्रोथ और वहाँ पे यू नीड टू कार्बन। तो अगर आप 75% इससे लेंगे तो आप कार्बन तो नीचे नहीं ला सकते फॉर श्योर। और जब आप ग्रो करेंगे तो जितना फास्ट आप ग्रो करेंगे तो ये 75% मुझे लगता है आगे ही बढ़ेगा। और ये जो 75% है ये इटसेल्फ बढ़ जाएगा क्योंकि अभी अगर 100 है रिक्वायरमेंट, कल को 150 होगी, परसों 200 होगी, तो ये जो 75% है, जो अभी 75% है, कल को 95 हो जाएगा, परसों 120 हो जाएगा क्योंकि वो भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली you need to find a solution to that. And what I want to focus mainly, ये जो 75% है, मेरा मेन टारगेट ये है कि जो 75% जो फॉसिल से आ रहा है, आप इसको कम्प्लीटली न्यूक्लियर से बदलिए। ओके। आई डोंट केयर कि आप उसके बाद के 35-25% में आप सोलर लगाओ, उसमें आप विंड लगाओ, हाइड्रो लगाओ, जियोथर्मल लगाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू विद दैट। लेकिन इसमें अगर आप सोलर लगाओगे या इसमें विंड लगाओगे, आई एम अगेंस्ट दैट। वो तो एज इट इज वेदर डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। उसका रीज़न यही है कि ये जो बेस लोड होता है, जो आपको 24 घंटे सप्लाई देता है, जो आपकी इंडस्ट्री के लिए, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो आपके हेल्थ केयर के लिए, जो आपके एनीथिंग जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो अगर फॉसिल से आएगा तो ना आप इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे, ना आप वो उस ग्रोथ का कोई फ़ायदा है जो आपकी कॉस्ट पे आ रही है,
क्योंकि आप अगर सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई ग्रो कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में भी हैं। बिल्कुल। और आपके जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल कम हो रही है, तो उस कॉस्ट का क्या ही फ़ायदा है। और उसमें भी वाइल द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कमिंग आउट, उसमें भी फिर लोग जो बीमार हो रहे हैं वो मेडिकल के खर्चे, That's what I'm saying. फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन पीपल, इट्स अ ड्रेनिंग प्रोसेस ऑफ अ लाइफ साइकिल। तो ये मेरे हिसाब से इस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप मान लीजिए टॉप वर्ल्ड में बन गए और आपकी आधी पॉपुलेशन डायबिटीज़ कैंसर में मरी पड़ी है। आप समझा मैं हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे क्यों है? इसलिए है नीचे। और आपके पास पैसा आ नहीं पा रहा क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो आप मेडिकल बिल्स में दे रहे हो। आप यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, बेसिकली यू आर जस्ट सर्वाइविंग टू एग्जैक्टली जस्ट। तो व्हेनेवर आई से कि भाई मैं सोलर और विंड के अगेंस्ट हूँ फॉर बेस लोड, पीपल मिस जज मी कि ऐसे कैसे। आप बेस लोड समझिए, बेस लोड में अगर आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए होता है जो 24 घंटे सप्लाई दे और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबली दे। अगर आप ये 75% सोलर से लगाते हैं, सोलर सेल जो सोलर पावर प्लांट है उनकी लाइफ साइकिल 15 से 20 साल होती है। ओके। और उसमें भी लास्ट के 5 साल में तो बहुत डिग्रेडेशन, हाँ, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल वैसे है। और उसके बाद अभी तक भी आप सोलर पैनल रिसाइकलिंग एग्जिस्ट नहीं करता। चाइना में दे हैव स्टार्टेड वन प्लांट, बट उसके अलावा ग्लोबली नहीं करता। तो फिर चाइना से ही खरीदेंगे प्लांट, क्योंकि अभी भी आप सोलर पैनल वहीं से खरीद रहे हैं। मेक इन इंडिया में इट्स मोर असेंबल इन इंडिया सोलर। ओके। सेम इज द प्रॉब्लम विद विंड। विंड ब्लेड्स रिसाइकल नहीं होते। देयर इज नो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। सो इट्स अ वेस्ट वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ। तो आप एक वेस्ट जो कोल ऐश है उसको उठा के कल बैटरी का और सोलर पैनल्स का और विंड ब्लेड्स का लगा देंगे, तो मेक नो सेंस। एंड इवन बैटरीज जो ईवी वगैरह की आजकल इतनी वाली होती हैं, 5-10 साल बाद वो तो खत्म होंगी, उनको रिसाइकिल करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए यू विल हैव अलग तरीके की पोल्यूशन है वो। यस। अब लोग बोलेंगे कि ऐसी बात करें न्यूक्लियर का वेस्ट तो बहुत ज़्यादा ये है वो है। आई वॉन्ट टू हाईलाइट, न्यूक्लियर में वेस्ट इस वेस्ट के कंपैरिजन में ज़ीरो है। आई सेड कंपैरिजन में, क्योंकि वो वेस्ट नहीं है, वो एक बाई प्रोडक्ट बनता है। एंड इट्स स्टिल गिविंग यू समथिंग, जैसे आपने बोला कि वो नाली में भी जा रहा है तो कुछ दे के जा रहा है। क्योंकि आप जो न्यूक्लियर में अगर आपने लेट्स से 100 समथिंग डाला फ्यूल, तो उसमें से 93% पूरा रीयूज होता है। ओके। उसमें 4 से 5% फ्यूल बनता है दोबारा। ओके। यूरेनियम डाला तो प्लूटोनियम बनेगा, थोरियम डाला तो यूरेनियम बनेगा, वो वापस से यूज़ होगा। बाकी का जो 2-3% बचा उसमें से रेडियो आइसोटोप्स निकलते हैं, जो आपके कैंसर ट्रीटमेंट है, जो आपके एक्सरे है, जो आपके फायर अलार्म्स हैं, जो बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, वो सब वहीं से निकलते हैं। एंड उसके बाद भी जो बच गया थोड़ा, उसको आप जो सो कॉल्ड सेकेंड स्टेज वाले रिएक्टर हैं उसमें डाल के उनका जो लॉन्ग लाइफ है, जो आप कहते हो कि कम कर सकते हैं। okay. कि वेस्ट की साइल से 1000 साल के लिए है, आप उस रिएक्टर में डालोगे कम होंगे 100 साल आ जाएगी। okay. अब लोग कहेंगे 100 साल भी बहुत है। हम पिछले 70 साल से भी मैनेज करें। आपने कहीं देखा है इंडिया में कि हाँ ये न्यूक्लियर वेस्ट की जगह है? नहीं, अभी तक हम जनरेट ही नहीं कर पाए उतना। तो लाइक जो प्रॉब्लम है नहीं, हम उसको सो कॉल्ड परसेप्शनल बना के या हवा बना के उतना क्रिएट कर रहे हैं, और जो सही में प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे। सो सोलर है, विंड है, आप उसको थोड़ी क्वांटिटी में रखिए, जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे किया जा सकता है वहाँ पे रखिए, वो 15 से 20% में रखिए, ओके है। और इंडिया का 15 से 20% मतलब आधी दुनिया की पॉपुलेशन हो जाती है, उससे भी ज़्यादा होगी। हाँ, आप समझिए, तो वो फैक्टर है उसके बाद भी। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे वो 75-70% में रखिए, वो मेरे हिसाब से समझदारी वाला पॉइंट नहीं है। okay. और ये बात अगर आप किसी भी कॉन्शियस साइंटिस्ट से पूछेंगे या इंजीनियर से पूछेंगे, वो आपको कैलकुलेशन करके बता देगा अगर वो सही में सच बोल रहा है। क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वरना उनका वो करा देंगे लाई डिटेक्टर टेस्ट। बट सर एक बारी साइंस से हट के एक बारी कंज्यूमर्स के ऊपर आते हैं। श्योर। बिकॉज सबसे पहली जो कंसर्न कंज्यूमर का आता है वो आता है सेफ्टी का,
कि जस्ट आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ द प्लेस, साउथ में हुआ था लेकिन जहाँ पे एक रिएक्टर बनना था और काफ़ी हो हल्ला हुआ था उसके ऊपर, जहाँ पे कोडेनकुलम में। हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे लोगों ने शुरू कर दिया था कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी एंड ये वो। तो कंसर्न लोगों के होते हैं एंड मेरे ख्याल में दे मोस्टली कम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज Yes. या फिर प्रोवाइडेड विद द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यस और ये दोनों चीज़ें नो इन्फॉर्मेशन एंड नो नॉलेज से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, यस क्योंकि वो कॉम्बिनेशन इज़ फेटल बेसिकली। बट अगर हम लोगों को सिंपल तरीके से समझाना चाहें कि जैसे आपने एग्जांपल दी है, जैसे फायर अलार्म्स है, रेडियो एक्टिविटी उसके अंदर भी हो रही है। आप एक्सरे कराने के लिए जाते हो, आप एमआरआई के लिए जाते हो, आप फिजियोथेरेपी कराने के लिए, एवरी टेक मशीन इन मेडिसिन हैज़ गॉट सम सॉर्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो हमारी तो लाइफ उसके सराउंडिंग चल ही रही है। हाउ डू यू कन्विंस पीपल देन कि अगर आपके घर से 20 किलोमीटर दूर कोई रिएक्टर बन रहा है या 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ एज मच एज इट पॉसिबली कैन देन व्हाट इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग लाइफ के अंदर। सी मेरा सिंपल पॉइंट है, मैं साइंस इंजीनियरिंग पढ़ के आया हूँ एंड आई बिलीव इन फैक्ट्स। सच्चाई आप नहीं बदल सकते और मैं कुछ सच बताता हूँ एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये समझिए कि हमारा प्लैनेट अर्थ वो बहुत साल बाद बना है और रेडिएशंस उससे बहुत साल पहले से है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम सेम स्टार डस्ट से बने जैसे रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशंस बने हैं या बन रहे हैं। और नेचर हमारे ब्रेन से ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि हमारा ब्रेन नेचर ने बनाया। बिल्कुल। उसने बॉडी में ऑलरेडी मैकेनिज्म्स डाल के रखे हैं टू फाइट एवरीथिंग, जिसे हम सो कॉल्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वो वायरस को बचा लेती है, वायरस पे मेंटेन करती है। बुखार आता है वो उसको संभाल लेती है। वैसे रेडिएशंस का भी जुगाड़ है। बॉडी में मैकेनिज्म्स हैं कि अगर आपके रेडिएशन से डीएनए डैमेज हो गया तो वो रिपेयर कर लेती है। ओके, उसके मैकेनिज्म्स हैं, हमने नहीं बनाए। अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो भगवान ने बनाए हैं, नेचर में बिलीव करते हैं तो नेचर ने बनाए, या फिर एलियंस, या जिसको भी बिलीव करना है, बट बॉडी में है। दूसरा पॉइंट, लोग एज यू सेड कि जो इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है वो है एंड उसके भी बहुत सारे रीजन है, या मैं कहूँगा कि हमारी गलती है कि हम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे। एंड उसके कई एग्जांपल्स भी दूंगा मैं। एक एग्जांपल ये था कि हम एजुकेशन बूट कैंप करते हैं, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने पड़ोसियों से जाके पूछिए कि भाई क्या जानते हैं वो रेडियो एक्टिविटी में, या वो क्या सोचते हैं। जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, हाई क्लास हाई फाई जॉब्स, उनके जो बच्चे थे, उन लोगों ने जब जाके उनको पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होता, दिस एंड दैट, और क्या नहीं नहीं दिस इज़ नॉट गुड, ये करेक्ट नहीं है, इससे ये हो जाता है उससे वो हो जाता है। तो वो बोलते हैं ना, थोता चना बाजे गाना, थोड़ी नॉलेज स्केर्स थी। सेम प्रॉब्लम लेके जो बच्चे गांव में रह रहे थे या छोटे शहरों में रह रहे थे, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बाद जो कम पढ़े लिखे जिन्हें नहीं पता, वो लोग ज़्यादा पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा हमें पता तो नहीं है कि, लेकिन ये बढ़िया चीज़ें हैं क्योंकि कुछ बुलंदशहर के पास क्या, वो वहाँ पे नरोरा है, वहाँ पे बिजली बनती है और वो बहुत बढ़िया, वहाँ से धुआं नहीं आता। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, लेकिन वो उस चीज़ को अगेंस्ट नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि हम मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं एंड कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन है हम उसको सही समझना नहीं चाहते, एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तीसरा एज अ फैक्टर जो मैंने बताया कि आई बिलीव इन फैक्ट्स। आप जो केला खाते हैं, केला में नेचुरल रेडिएशन है और आप बिंदास खाते हैं, हर केले में है। जिम वाले तो बहुत इस पेंट में भी है, पोटेशियम 40 बोलते हैं, जो हर डिस्टेम्पर पेंट में होता है, मिट्टी में होता है, केले में होता है, आप बिंदास खाते हैं। क्या आपने केला खाना छोड़ दिया या हर केले खाने वाले को कैंसर हुआ? केला तो रोज शौक से खाते हैं, हर इंसान खा रहा है। बल्कि डॉक्टर्स तो ये कहते हैं इट कीप्स योर स्टमक Exactly, वेरी, क्योंकि ये हम लोग ऐसा नहीं कि हम आए उसके बाद इंसान ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए तो रेडिएशन से ज़्यादा हुई। रेडिएशन से एग्जिस्ट थी, जब हम आए तब हमें पता लगा कि ये है, and that's what we are harnessing, and that's what we are utilizing and harnessing कि भाई अच्छा ये तो है, ये तो बढ़िया चीज़ है, इससे हम ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने वो किया
और इकट्ठे करके उसको बहुत बड़ा पैकेट बना दिया, अब हम तुम्हें रेडिएशन दे रहे हैं, ठीक है। इन अ वे वो होता है कि हाँ सोर्स होता है, उस सोर्स की एक स्ट्रेंथ होती है, एंड अगर कोई रेडिएशन ज़्यादा होगी तो खतरनाक है। लेकिन ज़्यादा की डेफिनेशन कहाँ से आएगी? वो इंसान टू इंसान, जगह टू जगह वेरी करती है। खाना, पानी, हवा इंसान के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, बट डेंजरस भी है। लेकिन ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा हवा, डेंजरस है, मर जाता है इंसान। तो ज़्यादा की डेफिनेशन कहाँ से है? वो तो मैन मेड है एज इट इज, जो हमारे मन में किया सूटेबल वो चेंज हो गया। एग्जैक्टली, जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है उसकी एक लिमिट है, एक डोमेन है। अब खाना आदमी आधा किलो खा सकता है सब कॉम्बिनेशन करके, लेकिन 10 किलो खाएगा तो मरेगा ही ना। बिल्कुल। सेम रेडिएशन का भी है। आप रेडिएशन एक लिमिटेड डोज में ले सकते हो, फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ज़्यादा लोगे तो ऑब्वियसली फिर चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। रेडिएशन इज ऑल नेचुरल। और मेरे ख्याल में सर ये जो डेफिनेशन है इट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम इट, कि उसके रेंज को चेंज करने से हमारा फाइनेंशियली या फिर वट एवर डेवलपमेंट दे आर डूइंग, किससे जैसे डायबिटीज़ के लिए कहते हैं। पहले कह देते थे कि अगर आप फास्टिंग में आपका 90 के ऊपर आ गया तो आप डायबिटीज़ हो। अब कह दिया क्या रहे 120 तक ओके, अब कह दिया 140 तक इज ओके। मतलब तो जिसको कल तुम दवाइयाँ खिला रहे थे उस बेचारे का क्या। हाँ, तो बेसिकली जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप समझेंगे बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाता है। एंड टू गिव यू पर्सपेक्टिव, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास रहने से आप रेडिएशन कम लेते हो, उससे ज़्यादा रेडिएशन आप केला खाने से ले लेते हो। रियली कल से केला खाना बंद सर। ये यही गड़बड़ है। हमने ये सुना और हम यही स्टेटमेंट, नहीं मैं तो एज इट इज कम खाता हूं। बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये जो स्टेटमेंट आई ना आपकी, ये आपके कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके आ गई, क्योंकि यही हमारे दिमाग में फिर क्या, अच्छा ऐसा है तो मैं कल से केला खाना बंद कर दूँ। हमने ये नहीं देखा कि यार इसका मतलब पावर प्लांट के बगल में रहना सेफ है। बिजली भी मिलेगी एक तार फेंक के। सो इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च हुई है कि जो पावर प्लांट के आसपास की जो नदियों के किनारे बना है या समुद्र के किनारे बना है, वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वार्म इन्वायरमेंट मिलता है, जो पानी निकलता है वो उनके लिए बेटर है। ओके। एंड इफ़ यू नोटिस, ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास बटरफ्लाई गार्डन्स हैं। What's the reason behind that? वो रीज़न ये है कि बटरफ्लाईज लव्स दो सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट जो उसके वार्म आसपास है। एटमॉस्फेयर। ओके। सॉर्ट ऑफ। ओके। एंड दे आर फ्रेंडली विद दोज रेडिएशंस एंड ऑल, सो दे आर कमिंग देयर नेचुरली। कई सारे इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उनके आसपास बटरफ्लाई गार्डन। सो ह्यूमंस के साथ साथ देयर आर they नेचुरल बेनिफिट्स आल्सो, ऑफ कोर्स, जो हम ना बात कर पाते हैं ना हम कह पाते हैं। अगेन मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, थिंग्स लाइक दैट। एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। बीच में ना इंडिया ने न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात की साउथ में, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे हाथी मर जाएंगे। आप सारे न्यूट्रिनोज को ऐसे लेके आओगे तो यहाँ पे जितने हाथी हैं सब मर जाएंगे। टू गिव यू द एग्जैक्ट फैक्ट, पर सेकेंड, पर स्क्वायर इंच ऑफ योर बॉडी, आई थिंक 25,000 न्यूट्रिनोज पर स्क्वायर इंच पर सेकेंड क्रॉस करते हैं। वाह। तो आप इमेजिन कीजिए कितने न्यूट्रिनोज क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूट्रिनोज बहुत ही लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, वो आपकी बॉडी से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते। तो चाहे आप उनको इकट्ठा भी कर दोगे, वैसे तो आप कर नहीं सकते उनको इकट्ठा, ये व्हाटएवर, तो आपको कैसे नुकसान है? एंड लोग जानते नहीं है, उनको लग रहा है कि हाथी मर जाएंगे। सो मिस इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग नहीं हैं। उसमें अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ अ टाइम टू एड्रेस। जब एटॉमिक एनर्जी कहीं पे, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट कहीं पे अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाता है, तो उसके सराउंडिंग में सब जगह अवेयरनेस कैंपेन सब कुछ करता है। लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो सब जगह होना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू डू दैट, बट वी नीड मोर सपोर्ट टू डू दैट, जो हमें नहीं मिल रही, क्योंकि सबको लगता है क्या टाइम पास है। क्योंकि इन अ वे अवेयरनेस भी ना आज की डेट में इट्स मोर प्रोपेगेंडा बेस्ड। आपको उसमें पैसा मिल रहा है तो आप करोगे, आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर आप उसमें यू डोंट बॉदर।
जैसे आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी की हर कोई आदमी बात कर रहा है क्योंकि अब उसमें पैसा आ रहा है। लेकिन इंडिया में तो लाइफस्टाइल पहले ही सस्टेनेबल था। जब आप पत्तल पे खाना खा रहे थे एग्जैक्टली वो सस्टेनेबल था, लेकिन आपने उसको बंद करके प्लास्टिक पे स्विच बल्कि किया। अब उसको आप ऐसे सोचते हो कि अरे ये तो खराब सिस्टम है गरीब यार, आदमी है। हाँ पहले आप पानी पूरी पत्तल में खाते थे, वो सस्टेनेबल था, आपने वो बंद करके प्लास्टिक के डोने लिए। अब आप वापस से पत्तल में खाना चाहते हैं टू कॉल इट सस्टेनेबल एंड मोर कॉस्टली एंड इट्स कूल and it's cool now. So like this is how it's driving. Awareness is also more driven by so communication lack of communication therefore is Huge. a huge contributor. and उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक एजेंसी होनी चाहिए जो आपको इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव दे। बहुत सारी एजेंसीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये क्या है एंड देन डू इट। हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम किया था 11 मई को दिल्ली में, उसमें टेरी को भी इनवाइट किया। उसके बाद से वी हैव सीन कि उन लोगों ने न्यूक्लियर को इंक्लूड करके रिपोर्ट्स डाली। उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ प्रोग्राम्स किए। ये काम आप पहले भी कर सकते थे और मुझे लगता है आप ज़्यादा कीजिए। सो दिस इज समथिंग, इट्स नॉट आई एम क्रिटिसाइजिंग, आई एम हैप्पी दैट इट इज़ हैपनिंग। देर है दुरुस्त है, बट अभी सिर्फ दुरुस्त आने से काम नहीं चलेगा, पेस पकड़ने की जरूरत है। पेस पकड़ने की जरूरत है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस नाउ, क्योंकि अगेन हम उसी सिनेरियो पे हैं जहाँ 70 साल पहले थे, जहाँ भाभा के टाइम पे थे कि है कर रहे हैं पर स्लो हो गए करते हुए और मिसिंग आउट ऑन। अभी दुनिया उस स्टेज पे है जहाँ पे हम भी हैं। यहाँ से आगे आपको कहाँ जाना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो लोग इस टाइम पे सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर एनर्जी ले रहे हैं, हम 3% ले रहे हैं। तो लाइक ये गैप आ चुका है। वो यहाँ से ट्रिपल जाने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ हम डबल जाएंगे, बट ये रियलिस्टिक कितना है, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट। प्लस जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये एज इट इज बढ़ेगी, लेकिन जो 6% है वो तो कमी होता डेसिमल पॉइंट में नीचे ही जा रहा है। यस। और तीसरी चीज, वो फ्यूजन एनर्जी में जहाँ आज है, आज हम वहीं पे हैं। तो क्या हम ये चाहते हैं कि 70 साल बाद फिर से ये सिनेरियो हो, या हम ये चाहते हैं कि 70 साल बाद ये सिनेरियो, या हम ये चाहते हैं कि 70 साल बाद ये सिनेरियो? It's all about aspiration. It's all about aspiration, it's all about vision, and it's all about intent. How your attitude is towards the growth. And ये सिर्फ एक चीज़ का नहीं है, policies, youth need to come up more, ask questions कि भाई कहाँ है। इंडिया ने बजट बनाया कि न्यूक्लियर में आएगा, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ये सब करेंगे। आप अगर सिर्फ एग्जिस्टिंग चैनल्स में करेंगे तो इनोवेटिव नहीं है, और जब इनोवेशन नहीं है तो फिर आप ग्रो नहीं करेंगे। सर बड़े सही टाइम पे आपने ये प्राइवेटाइजेशन वाला वर्ड इस्तेमाल किया है, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट कि इट्स परसीव्ड कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात होगी तो गवर्नमेंट ही करेगी, और मोर और लेस उसी तरीके से सिस्टम चल रहा है अभी कि पॉलिसीज, एग्जीक्यूशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, विजन, एवरीथिंग। इफ़ एट ऑल इट हैज़ टू कम इन टू प्राइवेट हैंड्स, जहाँ पे जैसे PPP प्लेटफॉर्म होते हैं हमारे, उस तरीके से कुछ करना हो, हाउ feasible, how trustable, and how two-way communication can it be to benefit the nation? क्योंकि because उसका जो utilization है अभी it's two-pronged, civilian भी है, military भी है, so वो that is the reason why I use the trust factor यहाँ पे, कि वो trust factor को maintain करना और कोई breaching ना हो उसके ऊपर एक लगाम लगा के रखना। How can that be achieved if at all private players have to come into the frame यहाँ पे? इसमें ना एक्चुअली हमें 2-3 चीज़ें समझनी चाहिए। अगेन हमने शुरुआत हिस्ट्री से की। हिस्ट्री में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ वो एक बंदे से, फिर एक इंस्टीट्यूशन से शुरू हुआ। वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि आपके पास बाहर कुछ नहीं है, सारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग सब यही है। मेक सेंस। आज की डेट में हम उस स्टेज पे बैठे हैं कि जहाँ पे मिलिट्री रिक्वायरमेंट एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट के हैंड में ही होनी चाहिए, उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबली मैनेज भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एंड आई रियली सपोर्ट इट, वो वैसे ही होना चाहिए।
लेकिन समहाउ वो एक ही एजेंसी के पास है जिसकी वजह से जो सिविल प्रोग्राम है वो फ्लरिश नहीं कर पा रहा, ओके क्योंकि रिसोर्स तो आपके वही हैं जो दोनों जगह पे हेल्प कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो होने चाहिए, जिसमें एक तो पहला ये है कि आप मिलिट्री प्रोग्राम को अपने पास ही रखिए, ठीक है। जो सिविल प्रोग्राम है उसको डिटैच कीजिए उससे, ओके आप चाहे उसको अपने पास रखिए या आपने जैसे अश्विनी बनाया पीपीपी मॉडल या कैसे भी उस तरीके के मॉडल में लाइए, बट दोनों को सेपरेट कीजिए। उससे क्या होगा कि दोनों की प्रायोरिटीज, दोनों के फोकस सेपरेट हैं, आपको पता है कि क्या करना है, डाइवर्ट नहीं होंगे, इट विल हेल्प। तीसरा, जो आपने ट्रस्ट की बात की, मेरे लिए भी सिक्योरिटी एंड सेफ गार्ड कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल गलत हाथों में गया तो गलत तरीके से हो सकता है, या फिर अगर न्यूक्लियर को रिस्पॉन्सिबली ऑपरेट नहीं किया तो भी नुकसान हो सकता है, जो हमने देखा है। तो फिर ये दोनों ट्रस्ट फैक्टर मेरे लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑपरेट कैसे करता है, चाहे सरकारी सिस्टम है चाहे प्राइवेट सिस्टम है न्यूक्लियर में, अगर वो ऑपरेट हो रहा है तो वो ऑपरेट होता है जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर या रेगुलेटरी बॉडी जिसको हम बोलते हैं, जो हर कंट्री में होती है, और वो पूरे कंट्री का छोटा बड़ा न्यूक्लियर एस्पेक्ट खुद मॉनिटर करती है। ओके चाहे आपका एक्सरे सोर्स है, उसको पता होता है कि कहाँ से एक्सरे सोर्स कैसे कैसे यहाँ तक है, दे मॉनिटर प्रॉपर। जो आप एक्सरे कराने जाते हैं, किसी भी लैब में गए, अपने एक्सरे मशीन देखी एंड एक्सरे करा के आ गए, बट वो सब रेगुलेटरी, इंडिया का एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है AERB, वो रेगुलेट करता है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी को इंश्योर करे। ओके चाहे वो प्राइवेट फैक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी है। अब आप देख रहे हैं ना, मेडिकल सेंटर तो प्राइवेट भी होते हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट भी होते हैं, एंड इतनी छोटी चीज़ वहाँ पे रिपोर्ट कर रही है। यस, हर चीज़ वहाँ पे रिपोर्ट होती है और वहाँ से ये रिपोर्ट आगे भी जाती है। IAEA में भी होता है कि भाई हाँ, इस टाइप के मेडिकल रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, इस टाइप का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, सब कुछ। तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री बहुत ही रेगुलेटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलेटर को इंडिपेंडेंटली, अ डिफरेंट विंग ऑल टुगेदर, डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में इंडिपेंडेंटली, जो हर किसी को ज़्यादा अथॉरिटी के साथ कर पाए। अभी AERB डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है, वो रेगुलेट करता है क्योंकि वो उनका सेम इंस्टीट्यूशन है जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप प्राइवेट में लाना चाहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा अथॉरिटी देनी पड़ेगी उसको, और वो तभी आ सकती है जब वो एकदम इंडिपेंडेंट है सबके। ओके तो उस तरीके के कुछ चेंजेस आपको करने ही पड़ेंगे, और ये कोई एज आई सेड, ये कोई शौक की बात नहीं है, ये मुझे लगता है ज़रूरत है आज की डेट में। अगर आपको एक्सपैंड करना है तो वो प्राइवेट का साथ चाहिए, प्राइवेट का साथ चाहिए तो आपको उन पर ट्रस्ट भी चाहिए। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो होता नहीं है, बिल्डअप किया जाता है, और कई बार वो बिल्डअप रेगुलेशन से होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शादी, जब दो लोग शादी करते हैं तो उसमें ट्रस्ट पहले दिन से तो नहीं आता ना, लेकिन वो बिल्डअप होता है। किससे? कुछ लोग 7 फेरों से, कुछ लोग वचन से, कुछ लोग किसी प्रोसेस या किसी लॉ बाइडिंग से साथ में रहते हैं, एंड देन इवेंचुअली साथ में रहने से ट्रस्ट बनता है। यहाँ पे भी वैसे ही है, जो रेगुलेटर है वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेशन बनाएगा। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे PPP है, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सबके लिए सेम है, लेकिन उसका उनके साथ रिलेशनशिप बनेगा बिकॉज ऑफ दिस लॉ, एंड वो इवॉल्व करेगा। तो आप ट्रस्ट कर पाएंगे रेगुलेटर पे, एंड रेगुलेटर विल इंश्योर कि वो सेफली ऑपरेट हो रहा है। सर करेक्ट में, अगर मैं सही तरीके से समझ रहा हूँ और बहुत बेसिक लेवल पे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे लाइक टेलीफोन कंपनीज जैसे एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फिर TRAI है, वो इनको मतलब ये दीज आर इंडिविजुअल प्लेयर्स, यस, बट रिपोर्टिंग बॉस लेकिन यही है। वी आर टॉकिंग समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ अम्ब्रेला। एग्जैक्टली, वो रेगुलेटर होता है बेसिकली, करेक्टली। सिर्फ डिफरेंस ये है कि TRAI जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स देख रहा है, यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न बढ़ जाता है, करेक्ट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सो जैसे स्ट्रक्चरिंग वैसी ही होगी। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल और एक दूंगा, जो मायापुरी में केस हुआ था 2008-9 में, जो मायापुरी में वो रेडिएशन, वो कबाड़ी वाले मार्केट में, वो एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जब वो केस हुआ तब
से हमें पता चला कि यार इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं कि किसी ज़माने में कोई प्रोफेसर के पास था और हमने मिस इन्फॉर्मेशन हुई तो ये चीज़ें हो रही हैं। एज आई सेड, ऐसा नहीं है कि लीक नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद से चीज़ें इतनी और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गई कि अब ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू लर्न। एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्री, 2 ही इंडस्ट्री मैंने देखी है मेरी लाइफ में, न्यूक्लियर इंडस्ट्री एंड एयरलाइन इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो अपनी गलतियों से सीखती हैं क्योंकि उनका स्टेक ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। प्लेन क्रैश करता है तो आदमी मरते ही हैं, बिल्कुल 99%, मतलब 99%। तो आपका मेन एम है कि लाइफ नहीं खराब होनी चाहिए। न्यूक्लियर में भी यही है, अगर एक्सीडेंट होता है तो लोग मरते ही हैं, और मरने से ज़्यादा लोग डर ज़्यादा जाते हैं। तो आप पूरा सेफ बना, and it has lasting effects years and years, Exactly. decades, like Chernobyl and all. हाँ, लेकिन उसमें होता क्या है कि जितना रियलिटी होता है उससे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होता है। एंड जैसे मैं बोलूँगा, लोग कहेंगे चेरनोबिल के बारे में तुम्हें क्या पता है, क्या ही तुमने कर लिया, तुम मिस कम्युनिकेट। काफी लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री गलत थी, ये बात मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मैंने मेरा प्रोजेक्ट ही सीवियर एक्सीडेंट्स पे किया था। ओके, सो आई डिड ऑल माई रिसर्च। तो मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलती है एंड उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और एक मैं बहुत पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि फ्रांस ये वो सब कर रहा है, तो लोगों ने एग्जांपल प्रिसाइज भेजा कि त्रिकास्ता पावर प्लांट है फ्रांस में, जिसकी वजह से वहाँ की नदियाँ सूख गई हैं। समझ रहे हैं आप? और मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मैं त्रिकास्ता से 40 मिनट्स के ड्राइव पे रहता हूं और मैंने मेरी ट्रेनिंग त्रिकास्ता पावर प्लांट में की थी। ओके, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? त्रिकास्ता या फ्रांस में जो मॉडल है वो बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। वो लोग पावर प्लांट के साथ साथ उसी रिवर पे डैम भी बनाते हैं। ओके, दोनों से बिजली लेते हैं ताकि जब उन्हें लोड फॉलो करना हो, एज आई सेड, न्यूक्लियर बेस लोड देता है। अगर वो 900 मेगावाट दे रहा है, फिक्स दे रहा है। अब मान लो आपको कभी तो 1000 चाहिए, कभी 1100 चाहिए, तो आपको ऑल्टरनेशन चाहिए, तो कुछ एक वेरिएशन चाहिए। वो हाइड्रो से बहुत अच्छा आता है, ओके, या कोल से आता है। कोल में अगेन आप तो वो लोग हाइड्रो से story करते हैं। नदी तो सेम ही जा रही है ना, जो इसको भी ठंडा कर रही है और आपके पास वो भी है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे डैम बना के रखते हैं और डैम बना के पानी रेगुलेट करते हैं। एक पावर प्लांट की साइड से आ गया, जितना फ्लो चाहिए उतना, बाकी उतना फ्लो छोड़ते हैं जितना डैम के हिसाब से चाहिए। पत्रिकास्ता सूख गई है और लोगों ने क्या किया, उस तरफ का फोटो ना लेके इस तरफ का फोटो लिया, नदी गायब। और जो लास्ट 2 साल पहले जब हीट वेव आई थी, जो इंडिया वो फ्रांस में भी सूखा पड़ा था, वो सारी न्यूज़ मिक्स की और एक नया बना दिया कि त्रिकास्ता कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ने रिवर सुखा दी। समझ रहे हैं? सो इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। सर, चूंकि चेरनोबिल हमारे कॉन्वर्सेशन में, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कहना मैं ये चाह रहा था कि ये वो लोग हैं जो आज तक कभी फ्रांस गए भी नहीं है। मैं भी नहीं गया। नहीं, बट व्हाट्स आई एम ट्राइंग, बट वही है ना कि इंटरनेट पे लोग गूगल की आधी चीज़ों को देख के बोल देते हैं कि फैक्ट यही है, विच इज़, एंड गूगल इज़ नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यार, गूगल पे जहाँ आप फेंक देते हो वो रह जाता है। लेकिन गूगल पे रिलायबल सोर्स हैं, आप वहाँ पे जाके तो देखिए। पहुँचते नहीं है ना लोग। हाँ। क्योंकि जो मेरे ख्याल में सर आधी दुनिया ऐसी है जो कुछ सर्च करती है तो पहले 5 लिंक के बाद नहीं जाती है। एग्जैक्टली। और पहले 5 लिंक में बहुत प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बट चूंकि आपने चेरनोबिल का हमने यहाँ पे नाम लिया एंड फुकुशिमा का भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जो हम सेफ्टी कंसर्न की बात कर रहे थे सिविलियंस के, कि सिविलियंस को ज़्यादा ऐसा है मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी, व्हाट आर द बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स जो फॉलो किए जाते हैं इन रिएक्टर्स में, कीपिंग इन माइंड जब एक नया स्पेस ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है? अगर आप बेसिक थोड़ा सा समझा सके लोगों को। मैं बेसिक बताता हूँ एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ। आपने घर में इलेक्ट्रिकल स्विच लगाया जी, ठीक है, आप उससे बल्ब जलाते हो, ऑन ऑफ होता है। उसमें आपका रिस्क क्या है कि अगर स्विच ने काम किया, करना बंद किया तो लाइट ऑपरेट नहीं करेगी, या फिर शॉर्ट सर्किट, या फिर शॉर्ट सर्किट जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपने रियलाइज़ किया यार ये तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी ऑन करते हैं, बुजुर्ग भी ऑन करते हैं, मैं भी ऑन करूँगा, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं तो सीधा चिपक जाऊँगा। तो आप क्या करते हो, आप MCB लगाते हो। उससे क्या होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ तो MCB डाउन होगी, वो रिस्क मेरे तक नहीं आ रहा, MCB तक है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कितने सेफ्टी बाउंड्री लगाए? एक, वो MCB। इमेजिन आपने कहा कि नहीं यार
ये तो लाइट के लिए तो ठीक है, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। मेरे घर में हीटर भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा पावर लेता है, तो ये ट्रिप होके काम नहीं चलेगा। मैं काम करता हूँ एमसी के पीछे एक और मेन स्विच लगाता हूँ कि और कुछ भी बड़ा मेन सर्किट भी हुआ ना तो वो भी बंद हो जाएगा, पूरे घर की लाइट बंद। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सेफ्टी फैक्टर हुए? दो। किस चीज़ के लिए? कि आपको शॉर्ट सर्किट ना हो, के लिए आपको शॉर्ट सर्किट ना हो। स्टेक क्या है यहाँ पे? आपकी लाइफ, क्योंकि करंट लगा आप चिपक जाओगे, मर जाओगे। तो आपने 2 बैरियर लगाए, और ये मैं बता रहा हूँ एक स्विच पे। ठीक है, इमेजिन कीजिए आपके पास घर में 10 स्विच हैं, आपने 10 एमसीबी लगा लिए, 10 बोल्ट लगा दिए, 20 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, लेकिन बाउंड्री कितनी हुई? 2 ही हुई। ठीक है, इसमें एक और चीज़ समझने वाली है। मान लीजिए कि आप नोट करना, जो एमसीबी लगती है उसमें एक ही तार जाता है पीछे सब में, कॉमन, और बाकी इस तरफ सब में अलग अलग जाता है। इमेजिन कीजिए किसी प्रॉब्लम से वो एक तार जल गया पीछे, तो आपके सारे एमसीबी एक ही बार में गए, वो है कॉमन कॉज फेलियर। तो वो आपकी प्रोटेक्शन गई आप सबके लिए, सारे स्विचेस के लिए, और आपके पास बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ पीछे का एक बड़ा स्विच। तो अगर उसमें प्रॉब्लम हुई तो आप गए, उसने संभाल लिया तो भी आप बच गए। तो ये होता है डिफेंस इन डेप्थ, कि भाई आपने एक डिफेंस सिस्टम के बाद दूसरा डिफेंस सिस्टम भी लगाया, और यहाँ पे 2 लेयर ऑफ डिफेंस इन डेप्थ है। और आपके पास जो कॉमन कॉज फेलियर है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तार जल गया तो सारे वो फर्स्ट लेयर खराब हो गई, आपको सेकेंड लेयर पे ही रिलाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी फैक्टर जो हम रिएक्टर में यूज़ करते हैं। कैसे? हम वहाँ पे हर रिएक्टर में 5 सेफ्टी फैक्टर बाउंड्री लगा, 5 सेफ्टी बाउंड्रीज लगाते हैं। ये फेल हुआ तो ये है, ये फेल हुआ तो ये है, ये फेल हुआ तो ये है, ऐसे करके 5। तो जो आप वो एक पर्टिकुलर डोम देखते हो, वो हमारी लास्ट बाउंड्री होती है कि भाई अगर वो फेल हुआ तो रेडियो एक्टिविटी बाहर आएगी, अदरवाइज सब कुछ उसके अंदर ही रहेगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। एंड वो उस हिसाब से बनाया जाता है कि उसके ऊपर अगर एयरक्राफ्ट भी टकरा जाए तो भी वो फेल नहीं होता। द डोम, द फेमस डोम। तो आप समझिए वो कितना सेफ है, और उसके अंदर भी अभी 4 बैरियर हैं। ठीक है, और व्हेन आई से डिफेंस इन डेप्थ, तो अगर ये खराब हो गया तो हम सीधा ये नहीं कहेंगे अच्छा ये खराब हो गया कोई बात नहीं दूसरा है। नो 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 नो, अगर ये खराब हो गया तो हम ऑलरेडी सेफ्टी सिस्टम्स लगाते हैं कि ये खराब हो गया तो आप ये सिस्टम इम्पोज कर दो। जैसे कि फुकुशिमा में क्या हुआ, अर्थक्वेक आया तो रिएक्टर हिला, तो हमने ये रिलाई नहीं किया कोई बात नहीं हिलेगा, फ्यूल टूट जाएगा, कोई बात नहीं अभी तो हमारे पास आगे तक है। नो 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 नो, जैसे ही अर्थक्वेक आया हमारा जो शट ऑफ सिस्टम है उसने रिएक्टर बंद कर दिया। सेफ, रिएक्टर वॉज सेफ। एंड दिस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जो 60s की थी। अभी आज की डेट की तो मैं और एडवांस बात बाद में करूँगा, बट ये तो इस तरीके से हमारे पास हर सेफ्टी बैरियर पे इस टाइप के एक्स्ट्रा मैकेनिज्म्स भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो आपका पीछे का एक कॉमन तार था एमसीबी में, अगर वो जल गया तो अभी हम रिलाई कर रहे थे मेन स्विच पे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दूसरा एक और मैकेनिज्म रहेगा कि ये तार नहीं है, ये कॉपर का तार था तो शायद जल गया, उसकी वजह से एक और तार लगा के रखो ताकि अगर कॉपर का तार जल का एग्जैक्टली फेल सेफ, तो शायद ये दूसरे मटेरियल का नहीं जलेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी और डाइवर्सिटी भी। तो अगर आप तीनों कॉम्बिनेशन देखेंगे ना तो एक ही सिस्टम के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 15 सेफ्टी फैक्टर है। तो उस तरीके से रिएक्टर्स डिजाइन होते हैं, एंड हर इंसिडेंट के बाद आप सीखते हो, उसको इम्प्रूव करते हो, तो लाइक आगे कुछ हो ही ना पाए। एंड लोग बात तो करते हैं चेरनोबिल की, फुकुशिमा की, 3 माइल आइलैंड की, लेकिन अगर आप देखो 430 रिएक्टर ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड में, पिछले 70 साल से कर रहे हैं, उसके बाद भी एक्सीडेंट हुए हैं सिर्फ 3, जो सो कॉल्ड बड़े एक्सीडेंट हैं, छोटे मोटे तो उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो। उसमें भी 3 अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट है जो लोग समझना नहीं चाहते। रेपिटेशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम किसी का भी नहीं है।
3 माइल आइलैंड में हुआ, कुछ भी कंटेनमेंट के बाहर नहीं आया, इनफैक्ट जो सेकेंड बैरियर था उसके ही बाहर नहीं आया। चर्नोबिल एक्सीडेंट नहीं था, वो एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो कमर्शियल रिएक्टर नहीं था, वो मिलिट्री रिएक्टर था। वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने सेफ्टी सिस्टम बंद किए, क्योंकि जैसे वो एक्सपेरिमेंट के लिए जा रहे थे वो रिएक्टर सेफ्टी सिस्टम बंद कर देता था। तो उन्होंने सेफ्टी सिस्टम्स को हटाया ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर पाए, एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। और वो जो रिएक्टर का डिज़ाइन था वो ऑलरेडी फेल सेफ डिज़ाइन नहीं था, क्योंकि वो उस टाइम का मिलिट्री रिएक्टर था, उसका काम ही डिफरेंट था। वो वाले टाइप के रिएक्टर अब बनते ही नहीं हैं। फुकुशिमा जो हुआ उसमें जो डिज़ाइन था 60s में डिज़ाइन हुआ, उसके बाद भी जैसे ही अर्थक्वेक आया रिएक्टर बंद हो गया। लेकिन जो सेफ्टी सिस्टम्स वहाँ पे थे जो डीजल जनरेटर से ऑपरेट हो रहे थे, वो फुकुशिमा के पानी वहाँ पे आई थिंक 5 मीटर की वेव एक्सपेक्टेड थी और वो 10 मीटर या कुछ ऐसे आई थी, तो वो डीजल जनरेटर फेल हो गए। तो हम सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पाए, रिएक्टर ऑफ था। और जो चर्नोबिल में हुआ वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, फुकुशिमा में हुआ वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था, वो सिर्फ ऊपर एक हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन हुआ। रेडियो एक्टिविटी उससे उतनी बाहर नहीं आई कि भाई सब कुछ बाहर आ गया, नहीं। और जो लोग डरे या वो सब हुआ वो फ्लडिंग और उसकी वजह से हुए, सुनामी की वजह से, रेडियो एक्टिविटी की वजह से नहीं हुए। और इफ़ यू नोटिस जापान के आई थिंक कोई तो मिनिस्टर ने वो पानी पिया भी था, जो मछलियाँ वहाँ से फुकुशिमा के वाटर से आई थी वो खाई भी थी, क्योंकि उसका भी प्रोपोगेंडा बन गया। तो चीज़ें ख़राब होती हैं बट इतनी ख़राब नहीं होती जितनी प्रोजेक्ट की जाती है। एंड अगर आप उस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा डेथ जो हैं वो कोल से हुई हैं, लेकिन उस चीज़ को कोई हाईलाइट नहीं करता क्योंकि वो एक साथ नहीं हुई। तो वही है, धीरे धीरे नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं हम झेल लेंगे। लेकिन अगर एक साथ बड़ा नुकसान दिख गया तो फिर हम नहीं झेलेंगे। जो वही बात है ये कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड अलग लेवल पे तो लोग सोचे अरे ठीक है हाँ। वो एक साथ हो जाए तो लोगों को लगता है कि दिस इज़ वेरी डेंजरस। अगर आप कंपेयर करेंगे तो रोड एक्सीडेंट से जो डेथ हो रही है इंडिया में वो आई थिंक नंबर 1 पे है। सबसे बेसिक एग्जाम्पल ट्रेन सर, इवन टुडे हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो आपने ट्रेन में जाना छोड़ा या आपने अपोज किया कि ट्रेन बंद करो। और प्लेन का तो पता है एज इट इज कि जिस दिन गया वो तो गया फिर। लेकिन आप ट्रैवल करते हो, ग्रो कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि थोड़ा तो इंजीनियर साइंटिस्ट पे भरोसा रखो ना, अपने पे तो करो। और अगर नहीं है तो खुद पढ़ के बन जाओ, खुद पढ़ के बनाओ। एग्जैक्टली जैसे कि द फेमस इमरान खान ऑफ पाकिस्तान से आपने घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। घबराना नहीं है तो हो गया भाई, वो बीच में माहौल चेंज होना चाहिए। बट सर आपका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, वाद पे देखा था मैंने अरिहंत के साथ, उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई थी। जहाँ पे ही यू गाइस टॉक्ड अबाउट कि पूरी दुनिया में जितने रिएक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनका वेस्ट भी कंबाइन कर लें तो एक फुटबॉल स्टेडियम में भी फिट नहीं होता, मतलब इतना कम है। ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद दैट पर्टिकुलर लाइन कि यार मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? फैक्ट है। कैसे अगेन सब मामला ना डेफिनेशंस का है। मैंने वहाँ पे भी यही कहा था कि आप वेस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं उस पर बहुत बड़ा फैक्टर आता है। एंड मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। आप नोट करना कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, कोक, पेप्सी, कोई भी उठा लो, ओके, उसकी वन ऑफ द मेजर कंजम्पशन इंडिया में है, ठीक है। और उससे 3 प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप वेस्ट की डेफिनेशन देख रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो जो शुगर दे रहा है, इट कंट्रीब्यूट्स टू डायबिटीज एंड हेल्थ, ठीक है। दूसरा प्लास्टिक वेस्ट, द कैप से क्या हर चीज़, वो सब रिसाइकलिंग में सब डब्बा गोल है, बट इट्स नॉट हैपनिंग। एंड उसमें भी बहुत एक छोटा एग्जांपल है कि वही कोक की बोतल अगर आप यूरोप में लो तो कैप डिटैच नहीं होता ताकि माइक्रो प्लास्टिक ना बने। और वही बोतल जब इंडिया में आती है तो कैप डिटैच हो जाता है, कोई कलेक्ट नहीं कर पाता। तीसरा है कैंस, जो कि एल्यूमिनियम कैंस होते हैं। सो अगर आप डिफाइन करें उसको तो आपके पास प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है, आपके पास कैंस आ रही हैं। लेट्स फोकस ऑन कैन, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। आप कैन को एज इट इज़ वेस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मेरा हो गया,
फेंक दिया। इकट्ठा करो, फेंक दिया। नया एल्यूमिनियम खोदो, उसको रिफाइन करके एल्यूमिनियम शीट बनाओ, नया कैन बनाओ। नए कैन बनाओ। ठीक है, तो आप देखिए आप वेस्ट में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे जितना वो ढेर लगते जा रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप वही कैन उठाओ, दोबारा से पिघलाओ, जो लिटरली उसका पेंट वेंट ये सब वेस्ट है उसको प्रोसेस करो और उस एल्यूमिनियम को दोबारा से कैन में करो, चलते जाओ। ठीक है, ये होता है आपकी डेफिनेशन ऑफ वेस्ट। सेम डेफिनेशन इसमें भी है न्यूक्लियर में। आप फ्यूल जो होता है यूरेनियम, अगर आप अज्यूम करें तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रिएक्टर में डाला जाता है। उसके छोटे छोटे पैलेट बनते हैं इतने बड़े, उसके ऊपर एक मेटल की लेयरिंग आती है, ट्यूब बनती है, फिर वो ट्यूब को आप अलग अलग बंडल बना के एक बंडल बनाते हो, फ्यूल सब असेंबली बोलते हैं। फिर वो सब असेंबलीज रिएक्टर में जाती है। अब जब आपने पावर ले ली तो अब आप उस सब असेंबली को निकालेंगे, तो ये सब असेंबली एग्जैक्टली वैसी जैसे कोक की खाली कैन। ओके। आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप इस पूरे को फेंको, नया मटेरियल लो, नया सब करके नए सब असेंबली बना के यूज़ करो, तो आपके पास इतना वेस्ट निकल रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सेम जो हमने कैन के साथ किया, कि आप उसको पूरा लो, ब्रेक डाउन करो, जो जो पार्ट रिसाइकल हो सकता है रिसाइकल करो, जो जो पार्ट रीयूज़ हो सकता है उसको रीयूज़ करो, जो पार्ट दूसरी एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकता है दूसरी एप्लीकेशंस में यूज़ करो। तो फिर आपका अल्टीमेटली जो बचेगा वो बहुत थोड़ा सा वेस्ट बचेगा। इंडिया में जो डेफिनेशन ऑफ वेस्ट की है वो ये है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ज़्यादा, तो हम इतने रिच नहीं हो सकते ना कि नया खोदो नया बनाओ, तो हम सारा रीयूज़ करते हैं। और ज़्यादातर कंट्रीज़ जो जिनके पास रिसोर्स लिमिटेड हैं वो यही करते हैं, वो रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं। जो एनर्जी या जो रिसोर्स रिच लोग हैं वो लोग पूरा का पूरा उठा के कर देते हैं। सो इफ़ यू डू दिस कैलकुलेशन और आप रियली में ये जो वेस्ट है निकालेंगे सारे रिएक्टर का, और 70-75 साल का जो ऑपरेशन का वेस्ट है वो एक्चुअली में वो एक इमेज है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन जिसने कैलकुलेशन करके विजुअलाइज करके वो इमेज डाली हुई है, लिंक्डइन पे अवेलेबल है। वो एक्चुअली में फुटबॉल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा क्यूब दिखता है एज अ वेस्ट, विच इज़ उसमें भी काफ़ी जगह बची है अभी स्टेडियम में, उसमें भी काफ़ी जगह बची है। तो वो फैक्ट है। तो कोई अगर मुझे बोले कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली यही बोलूँगा, सर आप कैलकुलेशन कीजिए, सब डेटा अवेलेबल है, आप कैलकुलेशन कीजिए, आप खुद पता लग जाएगा कहाँ कितना क्या है। तो मेरा सिंपल कहना है कि आप कोई भी बात बोलिए लॉजिकली समझ के देख के बोलिए, जो फैक्ट है वो उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते, जो है वो है। तो इंडिया में अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो अभी तो वेस्ट की डेफिनेशन से बहुत दूर हैं कि हम वेस्ट तक पहुँचे, क्योंकि हमारे रिएक्टर छोटे हैं पहली बात। दूसरी बात, इंडिया ये इसको क्लोज फ्यूल साइकिल बोलते हैं। ओके। कि आप बार बार रिसाइकिल करके रीयूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास वेस्ट बच ही कहाँ रहा है, हम तो सारी चीज़ें यूज़ ही करे जा रहे हैं। बल्कि फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि वो जो रेडियो आइसोटोप्स इसमें से निकले फ्यूल में से, जो कैंसर ट्रीटमेंट में मेडिकल फैसिलिटी में उसमें यूज़ होते हैं, इंडिया में शॉर्टेज है, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके। क्योंकि हमारे पास कैंसर पेशेंट ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास उतने रिएक्टर नहीं हैं कि ये हम रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस कर पाएँ। तो आप समझिए कि हमें तो वेस्ट की ज़रूरत है कि आप वेस्ट दे दो, हम प्रोसेस करके ये सब भी निकाल हमारा लें। प्रॉब्लम ये है कि हम वेस्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, क्योंकि हम वी नीड मोर टू गेट दीज थिंग्स डन। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, आपने घबराना नहीं है। और चूँकि सर ने कैंसर पेशेंट्स की बात करी, जस्ट इमेजिन कि जो मिथ फैला हुआ है कि रिएक्टर बन गया तो कैंसर हो जाएगा, दिस एंड दैट, बट जो आपका लेट 60s में अर्ली 70s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसमें जो पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस किए गए थे, पंजाब के अंदर एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसको कैंसर ट्रेन बोला जाता है, कैंसर ट्रेन ऑफ पंजाब, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। सो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर लाइफ, बट जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी आर हैप्पी टू लिव विद देम, एंड सम चेंजेस, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी, वो सब अगेन वो सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। बट मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया सर, पर एक सवाल और पूछूंगा जो मैंने वीडियो के बीच में बोला था, आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट। सिंस वी आर
लेमेंस लाइक अस वी डोंट थिंक व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर एनर्जी, हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि ठीक है एटम बॉम्ब्स एंड यू नो सबमरीन्स एंड मिलिट्री यूसेज, वी ऑल्सो थिंक कि देश में एनर्जी सोर्स के तौर पे सिविलियंस के लिए क्या हो सकता है। Yes. और उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो हमारे सिविलियन लाइफ में आया वो आया है द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई और द एमर्जेंस और इट गेटिंग मोर प्रोमिनेंट नाउ। Yes, yes, एनर्जी तो वहाँ भी चाहिए, yes, बिग सर्वर रूम्स, द सुपर कंप्यूटर्स yes. exuding so much of pollution basically, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं मुझे पता नहीं है। एक तो वो कि emergence of AI that resulting in the requirement of or maybe Yes. concentrating more on nuclear energy की किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन किया जा सके, plus can this be utilized in the automobile industry? I'll give you 3 examples. 2 specifically which you asked and 1 I will add. जी आज ही डील हुई है गूगल की और कैरोस पावर की। Okay. कैरोस पावर एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रही है, तो 500 मेगावाट एआई के लिए गूगल वहाँ से न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदना चाहता है, तो उसको पावर करने के लिए। ओके तो इंडिया एज यू सेड कि कंट्री का विजन है कि वो एआई में जाए और सेमीकंडक्टर पावर पर। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं दे रिक्वायर 24/7 uninterrupted पावर सप्लाई। तो आप कैसे रिन्यूएबल पे टिकेंगे, क्योंकि वो तो इंटरमिटेंट सोर्सेस है, और वो भी हाई क्वालिटी, हाई डेंसिटी, लाइक यू नीड टू हैव दोज पावर सोर्सेस। दिस इज वन। उसके लिए नॉट ओनली यू कैन हैव रिएक्टर्स जो आपको डायरेक्टली पावर सप्लाई दें, यू कैन ऑल्सो हैव स्मॉल रिएक्टर्स जो ऑन साइट ही लगा दो, like माइक्रो रिएक्टर या like Tony Stark की बिल्डिंग की तरह। एग्जैक्टली, आई एम अ बिग टोनी स्टार्क Even बाय I द am. वे। तो उससे फायदा क्या है कि जो आपका ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है वो खत्म हो वो जाएगा। खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपको शायद पता नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से सप्लाई जाती है ट्रांसमिशन की, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो वो जो उससे आपके घर में बिजली आती है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियर की जो ट्रांसमिशन सप्लाई है उस पर सब्सिडी नहीं है, ओके तो वो महंगी बढ़ती है। तो लोग सोचते हैं मैं न्यूक्लियर से क्यों लूँ, क्योंकि वो महंगा बढ़ रहा है। तो अगर आप सब्सिडी दे रहे हो या उसकी सब्सिडी हटाओ, बात मोरलेस फिर से सेम पहुंच जाएगी। खैर छोड़िए। तो आपको अगर रियली में इस टाइप का एडवांस टेक्नोलॉजिकल लीडर बनना है तो एनर्जी इंडिपेंडेंस मस्ट है, और वो भी लो कार्बन। क्योंकि अगर आप इतनी सप्लाई दोगे और कोयला जला रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो इट इज़ मस्ट। सेकेंड केस यू सेड कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो सकता है। नॉट ओनली ऑटोमोबाइल बट ऑल्सो इन इंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके अभी आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चाह रहे हो, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी बन तो कोल से ही रही है ना, क्योंकि 75% तो साइकिल वही है। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी जाना है तो जब तक आप इस 75% को लो कार्बन नहीं करेंगे तब इसका तक कोई फायदा नहीं है। फिर तो ये वाली बात है, ये पकड़ो या ये पकड़ो। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मेक नो सेंस। सो आपको वो पूरा डिकार्बोनाइज करना ही पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करते हैं मेक नो सेंस। सेकेंड फैक्टर ये है कि बहुत सारे अब इंटरनेशनली ना रोड्स बन गए हैं जहाँ पे आप रोड में ही चार्जिंग सिस्टम लगा देते हो। नॉर्वे इज एन एग्जांपल। नॉर्वे इज ए बिग एग्जांपल। तो इमेजिन अगर आप वो कर दो तो आपका बैटरी का चक्कर खत्म, और सप्लाई आप ले रहे हो न्यूक्लियर से विच इज लो कार्बन ऑन गोइंग। इमेजिन दैट फ्यूचर। तो जब हमारी करंट गवर्नमेंट में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना चल रहा है, हम इतने नए रोड्स एक्सप्रेसवे ये सब बना रहे हैं, इमेजिन इफ वी इंट्रोड्यूस दिस, तो ट्रांसपोर्टेशन इज लाइक दैट इज समथिंग अ रेवोल्यूशन वी नीड। सिर्फ ईवी करके आप वेस्ट में कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, और रिसोर्सेज में फिर से लिमिटेशन है कि लिथियम के रिसोर्स चाहिए, फिर आप लिमिटेड हो गए एंड ऑल। इन गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट, जब उसका साइकिल खत्म होगा, वो भी अभी अननोन है। वो तो किसी ने सोचा ही नहीं है अभी तक कि क्या होगा। तो आप ये दूसरा चीज़, तो दीज टू आर बिग फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा थिंग विच आई वाज ट्राइंग टू मेंशन कि मैं ऐड करूँगा कि तीसरा जो लाइक हार्ड टू रीच प्लेसेस हैं, एज यू मेंशन कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या फिर
लद्दाख हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे बड़े रिएक्टर आपके नहीं बन सकते, वहाँ पे आप माइक्रो रिएक्टर, छोटे स्मॉल रिएक्टर्स आप बना सकते हो जो कि आपके फैक्ट्री मेड होंगे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम हो गई। स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन है, आप ट्रक में रख के लेके जाइए, वहाँ पे लगाइए। एक माइक्रो रिएक्टर जो 10 मेगावाट का जो हम डिज़ाइन करें वो 1000 घर को पावर दे सकता है। तो एक गांव को तो एक छोटे से ने लगा के दे दिया। एग्जैक्टली। एंड 20 साल की छुट्टी। और कितना एक बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ सर मैं, कि अगर एक छोटा सा गांव है जो कि पहाड़ों के बीच में बिल्कुल, फिर एक दूसरा गांव है जो लेट से है 50 किलोमीटर पे, बट टेरेन ऐसा है कि आप उसकी वायरिंग करना, मौसम ऐसा होता है उसका मेंटेनेंस करना, क्योंकि मौसम ऐसा होता है बादलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, विच इज लैंडस्लाइड्स हैं, आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, उनको सॉल्व करने में जो जाने जाती हैं उससे छुटकारा मिलेगा। सो दी स्मॉल पॉकेट्स कैन हेल्प बेसिकली। तो यस, तो ये जो स्पेसिफिक लाइक नीश एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है उसमें यूज़ किया जा सकता है, हम स्मॉल माइक्रो रिएक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एज आई मेंशन अभी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री, वैसे ही स्टील इंडस्ट्री इंडिया की बहुत है, उसको 25 से 30 मेगावाट चाहिए होता है स्मॉल प्लांट जो स्टील का होता है। तो आप डायरेक्ट हीट ले सकते हैं। आपने SEZ बनाए हैं, उसमें आप 2-4 रिएक्टर वहीं के वहीं लगाइए, ट्रांसमिशन लॉस 0, उनको पूरी हीट रिक्वायरमेंट वहीं के वहीं। रेलवेज है, आप रेलवेज में आपने पूरा इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, आप उसका एक हब बना दीजिए खुद का रिएक्टर, वो डायरेक्ट वहीं से सप्लाई दे रहा है। तो आप लॉसेस भी बचा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, लो कार्बन है, लेकिन 24/7 अवेलेबल है। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन जहाँ पे आपका एनर्जी का जा रहा है वहाँ पे यू आर गिविंग इट। सो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहाँ पे कन्वेंशनल न्यूक्लियर आ सकता है। एक फैक्टर बिफोर वी क्लोज आई वांट टू ऐड जो कोई एड्रेस नहीं कर रहा, फ्यूजन एनर्जी, एंड दैट इज माय कंसर्न, क्योंकि एज आई मेंशन फ्यूजन एनर्जी में हम इस वक्त बराबर में हैं, दुनिया में और कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा और इंडिया में भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया भी नॉलेज में सेम लेवल पे है, जहाँ पे इंडिया है वहीं पे वर्ल्ड है। अब हम क्या चाहते हैं आगे, ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करेगा। जो डिसीजन 75 ईयर्स बैक डॉक्टर भाभा टुक के, चाहे कुछ भी हो जाए मैं न्यूक्लियर पे जाऊँगा क्योंकि मैं 100 साल बाद यहाँ रहना चाहता हूँ, वर्ल्ड और इंडिया को, तो हम सेम अभी भी उस स्टेज में हैं। एंड हम सिर्फ नेट ज़ीरो की बात कर रहे हैं, लेकिन नेट ज़ीरो के बाद क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ आपने नेट ज़ीरो ले लिया बैठ गए कि उसके बाद तो सब सही चलेगा, सब नहीं हो गया जी। हम कार्बन एमिशन को यहाँ पर लेके आ चुके हैं। एक टाइम के बाद हम ज़ीरो तो कर लेंगे, लेकिन हमें उसको नीचे लाना पड़ेगा, बिल्कुल, तब हम प्लैनेट को सर्वाइव करेंगे। अब ये बात अभी ये वाली साइड की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हम यही अचीव नहीं कर पा रहे। आई बिलीव कि वो जो साइकिल होगी उसमें फ्यूजन का बहुत बड़ा रोल होगा, एंड वो हम तब अचीव कर पाएंगे जब हम आज इन्वेस्ट करेंगे, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, मनी, ऑल ऑफ इट, एंड तब आप टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप में आगे आ पाएंगे। तो क्लोजिंग क्वेश्चन में तो मैं यही पूछना चाहूँगा, डू यू सी इज इंडिया टेकिंग दैट पाथ? क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं, या फिर अभी भी हम कहीं पे स्टैग्नेंट हैं या कंफ्यूज्ड हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ की प्रायोरिटी क्या है, सिविलियन या फिर मिलिट्री, उसके बीच में फंस के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? हम फ्रेंकली जिस स्पीड से जाना चाहिए फ्यूजन में नहीं जा रहे हैं। ओके। और एज आई मेंशन कि जो जो टॉक है, आई एम नॉट कन्विंस विद व्हाट इज बीइंग वॉकिंग विद द टॉक। जो वॉक द टॉक नाम बड़े दर्शन छोटे हो रहे हैं। एग्जैक्टली। जो पेस है एक्चुअली में जो कही जा रही है और जो है वो मैच नहीं कर रही है। ओके। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चेंज और वो सब चाहिए। और जो फ्यूजन में होना चाहिए और जो दुनिया बाहर जिस पेस से जा रही है, हम उस पेस पे तो सोच भी नहीं रहे हैं। आई एम पुटिंग यू इन करेक्ट वर्ड्स। फ्यूजन के बारे में दुनिया जिस पेस पे चल रही है, हम उस पेस पे सोच भी नहीं रहे हैं, चलना दूर की बात है। एंड दिस इज़ रियली कंसर्निंग, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आज से 70 साल बाद हम फिर से यही कन्वर्सेशन करें कि यार 70 साल पहले क्या हुआ था। 70 साल पहले ये हो सकता था, हाँ इंडिया वाज नेक टू नेक इन फ्यूजन, लेकिन हम फिर से दूसरे देशों से फ्यूजन रिएक्टर खरीदने की उसमें खड़े हैं, जबकि हम लीडर बन सकते हैं या एटलीस्ट पार पे तो रह सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो विजन है,
और जो एक्शंस हैं और जो डिटर्मिनेशन है वो अभी भी क्लियर नहीं है। एंड उसके लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा, और एक यूथ का इन्वॉल्वमेंट, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और जो हम स्टार्टअप कल्चर, इंक्यूबेशन सेंटर की जो बात कर रहे हैं, वो बात से ज़्यादा एक्शन में दिखना चाहिए इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री। And that's what I always said, that we need to have India nuclear program 2.0. That requires significant एक रीसेट reforms. बटन की ज़रूरत है। Yes. चलिए सर, रीसेट बटन होपफुली आए एंड पीपल लाइक यू बाय टॉकिंग एंड एजुकेटिंग, जो लोग देख रहे हैं उनको बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से सिस्टम अभी तक काम किया है इन दिस पर्टिकुलर डोमेन एंड क्या करने की ज़रूरत है। एंड आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी मिथ भी हमने आज ब्रेक किए। जैसे मैंने बोला, अगर आपके घर के पास में न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है तो आपने घबराना नहीं है, बटरफ्लाई की तरह खुश रहना है। बट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। Thank you एंड so आई एम प्रीटी श्योर अगली बारी जब आप दोबारा चैनल पे आएंगे, जब भी इंडिया आएंगे, मैं इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा कि मैं और अच्छी तरीके से न्यूक्लियर साइंस को समझ सकूं। Always happy. बट थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। Thanks to you.